अरे नीतीश जी पे आप लोगों ने बोला नहीं जिस तरह भाई, अरे भाई मतलब वो तो आईटी सेल से ज्यादा बड़े भक्त हो गए भाई साहब। ए खड़ा हो, खड़ा मोदी जी, वो खड़ा हो साले, खड़ा खड़ा, ताली बजा, क्या चल रहा है भाई साहब? आप लोग तो देखिए न रहे हैं, अब हम लोग उधर थोड़े जाएंगे, अब तो आ गए, थोड़ा भटक गए थोड़ा सा, अब तो आ गए, अब इधर ही रहेंगे। हम लोग को तो साथे मिलकर के काम करना है ना। सब जो है पैसा दीजिए, हमारे सांसद बचाइए, हमारी पार्टी बचा लीजिए। मोदी जी पार्टी बचा लीजिए। मोदी जी साला गजब आदमी। आप ये जानबूझ के बोल रहे हो ना कि ये लगे, मतलब रवीश जी को लगे कि इनके पास 5-5 कैमरे हैं, हाँ, वो भी मतलब तगड़े ऐसा तगड़े 3-3 लाख के। पोस्ट नहीं डाले ना वो पीछे से कैमरों के, तो यार वो हो गया। आप रवीश जी को बता रहे हैं ना कि ये 3-3 लाख के 5 कैमरे, मतलब 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए जानबूझ के बता रहे हो ना। यस तमिलनाडु का तुमने जिक्र ही नहीं करा, उसमें तो बहुत मतलब तमिलनाडु अच्छा पिछले बार जिक्र हो गया था, आप रह गए तो बोलिए आज आप। नहीं, मैं कह रहा हूं आज कि- आप बोले, फील्ड आपका है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप आज हरा रंग का क्यों पहन के आए भाई? हरा एक सिंबल है अच्छा कि हम देश विरोधी ताकतों को हरा देंगे। अच्छा Yes. ऐसे आ रहे हैं। इस बार मुझे लग रहा है कि मोदी जी बोलेंगे ना, यहीं से हम लोग कैमरास निकल के आएंगे, मोदी जी यहीं पे बैठ के बोलेंगे। यहीं पे बैठ के बोलेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी होएगी। बता देना भाई, एडिट करके डाल देना इनके कैमरा, मोदी जी। हाँ, ऐसे यूं निकल गए हों। राहुल गांधी भी हैक होने वाले हैं थोड़े दिनों में। अच्छा, राहुल गांधी वाला वीडियो जरूर लगाना भाई, वो आलू देने वाला। अच्छा, आलू। यार बीजेपी वालों का कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो? और राहुल गांधी आया और उसके हाथ में आलू दे दिए। मतलब मैं मानता हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, बट ये नहीं है कि आलू दे दूं उसके हाथ में। उन्होंने कहा कि राहुल जी आपके पास में ना फंड की कमी है ना, तो आप आलू लो, उसका सोना बनाना। आप अपने बच्चे को सनातन देंगे चलाने के लिए? नहीं, नहीं। उसके देखो ऐसा होता है कि हमें ये देखना चाहिए कि बच्चा जाना कहाँ चाहता है। अगर कोई व्यक्ति वीडियो गेम खेलना चाहता है, पोगो देखना चाहता है, छोटा भीम देखना चाहता है, और तुम जबरदस्ती डंडा देकर उसके और कहोगे तुम पॉलिटिक्स में जाओ, तो ये जबरदस्ती गलत है। अभी शाहजहां भी फाइनली पकड़ा गया। पकड़ा भी गया, और जिस हिसाब से वो पहले जब पकड़ा गया था, जैसे वो यूं करता हुआ चला था, और जो कल चला है वो, उसकी चैया मुद गई। इनोवा में गाना बज रहा था, क्या हुआ तेरा वादा। धमकी दे रहा था कि मेरा बाल नहीं, उनका बॉल पकड़ के ले गई। ग्रैब बाय बॉल्स। और एडविना का आना जाना और बढ़िया, हाँ बिल्कुल रहता है। और अखबार वगैरह सब कुछ वही मिलता है। जानकारी ये नहीं जानकारी है। अरे बीच बीच में वो बाल्टी लेके फिर जंगल जाया करते थे। आप फोटो लगाना वो वापस से। वो हमने बीरोल में रखा हुआ कि साला जब भी भटके हुए युवा होगा, नेहरू की वो फोटो लगानी ही लगा रही है। 8% महिला ऑडियंस है। हाँ। वो नाराज हो जाती है सब सुन करके। अच्छा, हाँ, क्यों? 8% है, और वो आप भी उसको भी आप 7-6 पहुंचा दीजिएगा ऐसे में। नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना, लौंडे खुश रहते हैं, हाँ जी एकदम सही बोला, ये लीजिए 50 रुपये। ऐसे चलता हूँ। इस बार इन्होंने किया है। चले क्या पता नहीं मुझे हंसी क्यों आ रही है। ब्लूपर बन गया। हंसी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हम लोग भटके हुए युवा के 7वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। बहुत ही हंसी मजाक का माहौल है, ये तो आपको मेरे इंट्रो से लग ही रहा होगा। आज हम 4-5 विषयों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जो नेशनलिस्ट नैरेटिव की फिल्में आ रही हैं, 2 अभी तो ट्रेलर आया, सावरकर का और बस्तर का, तो उसके ऊपर चर्चा होगी। उसके बाद थोड़ा सा संदेश खाली में भी शेख शाहजहां जो है उसको भी टच करेंगे। मोदी जी के 400 पार में बीजेडी आ गए हैं, और मोदी जी का परिवार वाला जो ये लालू ने गधापन, जिसको आप गधापन तो उसके लिए, वो हमारे लिए तो अच्छी ही बात है, तो वो हो गया। इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करेंगे। एक और विषय मैं भूल गया हूँ जो आगे हम ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। जो आप लोग को पता ही होगा कि यूएन ने अब एक नए देश को रिकॉग्निशन दिया, उसका नाम नासिर साहब। तो जहाँ भी पाकिस्तान खेलने जाएगी अब नासिर साहब 11 कहलाएगी, और फॉरेंसिक लेबोरेटरी और फलाना डिमका ये सब एक तरफ, और जुबैर भाई ने वो प्रतीक जी की बाहों में बोला कि नहीं वो नासिर साहब ही कहलाएगा, तो वही है। और यूएन ने जुबैर की बात मान ली, पाकिस्तानियों की बात नहीं मान रहे हैं, और जो पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं उसकी बात नहीं मान रहे, बोले कि नहीं जुबैर जी ने कह दिया है। रिवर्स इमेज सर्च के एक्सपर्ट हैं, नासा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो वो है, तो वो हमारा एक विषय रहेगा। क्लिप भी काटते हैं। हाँ, और काटते तो बहुत कुछ है वैसे।
क्लिप तो काट काट के उन्होंने जीना हराम कर रखा है, नूपुर जी का और बाकी लोगों का भी। खैर चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो बस्तर और सावरकर फिल्म, इन दोनों के ट्रेलर आए हैं। ट्रेलर को देख के आप लोगों का रिएक्शन कैसा रहा, एक एक करके बताइए। और फिर थोड़ा सा ये भी कि इस तरह की नैरेटिव वाली फिल्में क्यों आवश्यक हैं या क्यों अनावश्यक हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो। इसमें देखो, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है ना, रणदीप हुड्डा ने एक बहुत बढ़िया बात बोली। जब उसको पूछा गया कि आपकी फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म है, तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है। तो लेट्स स्टार्ट कॉलिंग देम एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म्स। वहाँ से भी हम भी एक नैरेटिव बनाते हैं। और ये हर एक फिल्म ना, चाहे वो कश्मीर फाइल हो, और कश्मीर फाइल से लेके वो बस्तर और फिर आगे सावरकर हो, सारी फिल्में एक नैरेटिव सेट करती हैं, आर्टिकल 370। और मतलब सबसे मज़ेदार बात क्या है ना, कि ये सारी फिल्में बहुत छोटे छोटे बजट की फिल्में हैं। 20 करोड़ 20 करोड़ 12 करोड़, हाँ, 10 करोड़ इस टाइप से, और कमाती है 100 करोड़ है। अभी आर्टिकल 370 है, उसने 20 करोड़ की फिल्म 70 करोड़ कमा लिया है अभी तक। और जब तक लोग देखेंगे तब तक 100 पार हो चुकी है। 100 करोड़ की आंकलन लगा चुके हैं। सारे ट्रेड एनालिस्ट कह रहे हैं कि 100 करोड़ तो कमाएगी ग्लोबली एटलीस्ट। तो वैसे भी मॉनेटरी टर्म्स में भी फिजिबल है। और चक्कर ये भी है ना कि इस तरीके का कंटेंट लोगों ने देखा नहीं है, तो लोगों के लिए नया कंटेंट है। वही वो लव ट्रायंगल और इन सब चीज़ों से वैसे भी बोर हो गए थे। और पॉलिटिकल उसमें जाएं तो वो फिराक जैसी फिल्में बनती थी। 2002 के ऊपर कितनी फिल्में बनाओगे, पर 10 तो बना ली। अब ये नए टॉपिक आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात है कि एक नैरेटिव बन रहा है, दूसरा लोगों को एंटरटेनमेंट बेटर मिल रहा है और पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं। अभी इसमें जो नैरेटिव वाली बात है ना, तो नैरेटिव में आप पिछले कुछ समय से देखते हैं कि इस प्रकार की फिल्में आ रही हैं और सुपरहिट भी हो रही हैं, ठीक है। अब पॉइंट ये आ जाता है कि पहले भी आती थी नैरेटिव वाली फिल्में। अब जैसे आप हैदर की बात करते हो, हैदर एक नैरेटिव वाली फिल्म थी और कश्मीर के इलेक्शन से कुछ समय पहले ही रिलीज हुई थी। इसी प्रकार से जब आप उड़ता पंजाब की बात करते हो, तो उड़ता पंजाब भी पंजाब इलेक्शन से थोड़ा समय पहले रिलीज हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि अब ये अचानक से आने लगा है और उरी 2019 के इलेक्शन से पहले आती है या फिर ये 370 आती है। हाँ हाँ, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आ गई। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म मिस कर दी, मोदी। हाँ जी, हाँ जी। तो कश्मीर मेरा देश चल रहा है। अरे यार क्या एक्टिंग थी यार, ये भगवान। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो फिल्में हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और इनकी टाइमिंग्स भी जो है ना वो बड़ी महत्वपूर्ण है। पर इसका अगर आप इतिहास में जाके देखोगे, इसका तो पूरा इतिहास है इस प्रकार के नैरेटिव्स का। तो जब अगर हम नेहरू जी के समय में जाते हैं ना, तो नेहरू जी के समय में पाकिस्तान और भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री थी उसको कंपेयर करते हैं। 1948 में पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के मुद्दे पर, अभी तो मुद्दा चल ही रहा है ना, तो उस पर उन्होंने एक फिल्म रिलीज की है और उसका आई थिंक पता नहीं क्या नाम था, बट समथिंग लाइक कि कश्मीर हमारा है, इस टाइप का कुछ नैरेटिव। तो इस टाइप का एक नैरेटिव जा रहा था। लेकिन भारत में पाकिस्तान को शत्रु देश किसी भी फिल्म में नहीं दिखाया जा सकता। ये तो रूल था, रूल था, लंबे समय तक रूल था। आई थिंक 1973 में नहीं 1971 में लड़ाई हुई है, जो उसके बाद 72 या 73 में पहली फिल्म आती है हिंदुस्तान की कसम। तो हिंदुस्तान की कसम में वो शत्रु देश की तरह उसे दिखाया गया है। उससे पहले आप देख लीजिए कि पाकिस्तान जो है दर्जनों फिल्में इस प्रकार की बना चुका था, लेकिन भारत में मे बी पार्टीशन का रेफरेंस आई थिंक वो छलिया फिल्म है, एक छलिया राज कपूर की फिल्म थी ना, उसमें एक रेफरेंस आता है, बट वो उसमें भी इस टाइप से कुछ नहीं है कि पाकिस्तान बोला गया है। तो पाकिस्तान शब्द तो आपको मिलेगा ही नहीं। उस समय उस कालखंड के जो फिल्में हैं उसमें आप गांधी, नेहरू और कुछ हद तक इक्का दुक्का और लीडर्स, उनका महिमा मंडन पाएंगे, उन पे गाने पाएंगे, बड़े तगड़े तगड़े गाने हैं वो। इंदिरा के टाइम में तो पूरा ही चला है, आज भी बड़े हिट गाने हैं वो। 1973 में फिल्म बनती है हिंदुस्तान की कसम, और उसके बाद आप ये लगा लो कि उसके बाद अंडरवर्ल्ड जो है हाजी मस्तान वगैरह, उनका इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है। फिर दाऊद पूरा घेर लेता है बॉलीवुड को। तो आप ये लगा लो कि जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आई है, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट नहीं आई, तब तक कोई भी नेशनलिस्ट फिल्म पाकिस्तान के रेफरेंस के साथ इस तरीके से नहीं बनी है। और मुझे ये नहीं समझ आता, भाई आप इतनी लड़ाइयाँ कर चुके हो, आप एक शत्रु देश के रूप में क्यों नहीं दिखा सकते? जब रूस को दिखाया जा सकता है अमेरिकन फिल्मों में शत्रु देश के रूप में,
तो यहाँ पर रॉकी जैसी फिल्म में दिखा दिया, रॉकी में दिखा दिया। दिस इज ऑल अबाउट नैरेटिव। अभी आप इसमें और देखो कि जब हम बीजेपी की सरकार देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, तो उसमें कई फिल्में आई थी, सन्नी देओल की गदर वगैरह उसी टाइम आई हैं, बॉर्डर भी उसी टाइम आई है, इवन एक माँ तुझे सलाम, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे। बहुत ही बुरी फिल्म थी पर आई उसी टाइम। हमें एलओसी तो 4-4-5 में थी आई थिंक। अच्छा, उसका प्रीमियर एलओसी का प्रीमियर हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री को बुलाया गया था। वो तो मतलब इस प्रकार की फिल्में आ रही थी, लेकिन जैसे ही सरकार बदली अचानक से इस प्रकार की फिल्में फिर वीरदार आई, है ना। और फिर आप देख लीजिए कि पाकिस्तानी एक्टर्स, पाकिस्तानी सिंगर्स, आतिफ असलम वगैरह वो 2004 के बाद ही एकदम छाए हैं ना, राहत फतेह अली खान। 2015-16 तक ये यहाँ पे रहे हैं, 16 में फिर बैन हुए। तो ये पूरा आप इसको इस तरीके से जोड़ के देख सकते हो कि जब जिस प्रकार की गवर्नमेंट होती है उस प्रकार के नैरेटिव वाली फिल्में भी बन रही हैं। और कहीं ना कहीं, अब इसका कोई प्रमाण तो भाई है नहीं, बट आप इसका मूल्यांकन इस तरीके से कर सकते हो कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी चल रही है उस नैरेटिव की फिल्में भी बनती हैं। पर इसमें ना एक बात ये भी है ना कि फिल्में इसलिए भी बनती हैं क्योंकि एक फिल्म बनी थी आंधी, वो इंदिरा के टाइम में बनी थी, ठीक है। बहुत सही फिल्म थी वो। हाँ, फिल्म बहुत सही थी, लेकिन बैन कर दी थी क्योंकि उनको लगा, कांग्रेसियों को लगा कि हो सकता है कि इन्होंने हमारे बारे में, इंदिरा नेहरू के बारे में फिल्म बना दी है, हो सकता है कि बेसिस पे फिल्म को बैन कर दिया। संजय गांधी ना कि नेहरू, इंदिरा नेहरू और संजय, इन तीनों के बारे में थी, क्योंकि नेहरू परिवार भी दिखाया गया था, नेहरू परिवार पूरा ही दिखाया मैंने आज उस तरीके थी, ठीक है। अब वो फिर जनता 2 साल के बाद फिर से बाद में जाके जब सरकार चेंज हुई उसके बाद रिलीज हुई वो। उससे पहले जो पहली फिल्म रिलीज हुई थी वो हुई थी 1959 में हुई थी आई थिंक। वो नेहरू ने बैन करी थी, एक बंगाली फिल्म थी। उस बंगाली फिल्म का आप ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि मोदी डिक्टेटर है। तो बंगाली फिल्म बैन करी थी नेहरू जी ने, और उस फिल्म का प्रमाइस क्या था कि एक चाइनीज बंदा है, वो भारत में आके किसी स्वतंत्रता सेनानी के साथ इश्क में पड़ जाता है, और उसके ऊपर, और तो नेहरू जी ने इस पे ये कहा था कि इसमें पॉलिटिकल जो व्यूज है ना वो बड़े खुल के दिए जा रहे हैं, वो कांग्रेस के अगेंस्ट हैं कि नहीं है ये बात ही नहीं है, पॉलिटिकल व्यूज दिए जा रहे हैं। तो इस कारण वो बैन कर दी गई। नीली छतरी के तले ऐसे करके फिल्म का नाम था, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, उसका जो बंगाली बनता वही वो है, नीले पता नहीं जो भी था। तो ये पहली फिल्म थी, मतलब पॉलिटिकल। अब इस तरीके की चीजें होंगी तो कौन पॉलिटिकल फिल्में बनाएगा और कौन ही ये मतलब करेगा। जो गवर्नमेंट पावर है उससे पंगा लेना, या तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी उचित नहीं समझते हैं। अनुराग कश्यप की 5 फिल्में शायद यूपीए के टाइम में, और 5 फिल्म मेकिंग की दृष्टि से बहुत अच्छी क्लास 5 बहुत अच्छी फिल्म। 5 थी, एक है, एक वो थी आपकी ब्लैक फ्राइडे थी, ब्लैक फ्राइडे, एक आमिर तो हो गई थी रिलीज सीधी, वो तो हो गया था रिलीज, वो तो चला था। हाँ, और 2 तो याद आ रही है, और कौन सी थी? 5 ब्लैक फ्राइडे, नो स्मोकिंग जो जॉन इब्राहिम वाली, बट वो रिलीज हुई थी, रिलीज नहीं हुई थी वो। मैंने टॉरेंट पे देखी है यार, 10-10 मिनट की क्लिप लगा के 10-10 मिनट की डाउनलोड कर करके। खाली रिलीज बैन नहीं, उसमें तरह तरह के सेंसर और फलाना डिमका करके प्रताड़ित प्रॉपरली जिसको करना कहते हैं, जो ये आरोप मोदी पे लगाता है, साला गैंग्स ऑफ वासेपुर और फलाना नहीं, गैंग्स ऑफ वासेपुर भी तो उसी के जमाने में आ गई थी। हाँ, पहले ही आ गई थी। ये आई है यूके। आप बहुत देर से नहीं बोल रहे हैं, बुरा लग रहा होगा आपको। नहीं बुरा नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने सारे कैमरों में मेरा वाला कैमरा कौन सा है। अच्छा, ये हो जाए, ठीक है। क्या फर्क आप घर में आओगे। आप ये जानबूझ के बोल रहे हो ना, ये लगे मतलब रवीश जी को लगे कि इनके पास 5-5 कैमरे हैं, हाँ, वो भी मतलब तगड़े 3-3 आजकल लाख आप के। पोस्ट नहीं डाल रहे ना वो पीछे से कैमरों के, तो यार वो हो गया। और वो तमाकू करने वाला आपका वो कौन है, वो ऐसे करके अजीत अंजुम, ये देखिए, ये देखिए। आप रवीश जी को बता रहे हैं ना कि ये 3-3 लाख के 5 कैमरे, मतलब 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए जानबूझ बता रहे हो ना। यस
खाली कैमरे का जोड़ा, लेंस का जोड़ा नहीं। हाँ, आपने जोड़ा नहीं है, ट्राइपॉड का जोड़ा नहीं, और साउंड सिस्टम का, माइक इतने महंगे महंगे है भाई, ऐसे थोड़ा ही ना है। 15 लाख का कुछ और मतलब भी हाँ, है। 15 लाख जानबूझ के, मोदी जी ने दिया ना इसीलिए हम ले पाए। तो आपका सवाल था 2 फिल्मों को हम लेकर ले के, पाए 2 तरह से, 2 पर समान और वामपंथियों की भी लेते रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ले ही रहे हैं। तो ये हम ले चुके हैं, वो हम ले रहे लेंगे। हैं। मैं लगा लेना, ये सारी क्लिप जो है ट्विटर पे चलेगी। ये देखो, ये खुद बोल रहे हैं। भाजपा वाले कहेंगे देखो नहीं लगे चोखा, मतलब रंग भाजपा वाले कहने वाला कुछ लगा नहीं। देखो ऐसा है कि मोदी जी ने दिए हैं तो कुछ सोच के ही दिए होंगे ना। अब 15-15 लाख दिए हैं तो कुछ सोच के दिए होंगे। तो खैर टॉपिक पे वापस आते हैं कि आपने पूछा 2 फिल्मों के जो ट्रेलर आए हैं। तो स्वतंत्र वीर सावरकर की जो फिल्म है उसका जो ट्रेलर है, मतलब मुझे अच्छा लगा कि पुलकित ने भी उस पर वीडियो बनाया भाई ने, और कहा कि बर्नोल मोमेंट आ चुका है, और ये मतलब बहुत जलेगी अभी, क्योंकि लास्ट में जो उन्होंने बोला है, और उन्होंने एक डायलॉग और ऐड करता अगर मैं वहाँ होता कि किसी भी कांग्रेसी को काला पानी छोड़ो फांसी भी नहीं हुई है, और इवन उनको वो ट्रीटमेंट मिला करता था जेल के अंदर कि हमारे नेहरू जी को तो बढ़िया सेज और एडविना का आना जाना और बढ़िया, हाँ बिल्कुल क्या बात कर रहे हो, और अखबार वगैरह सब कुछ वही मिलता है। जानकारी ये नहीं जानकारी है। अरे बीच बीच में वो बाल्टी लेके फिर जंगल जाया करते थे, आप फोटो लगाना वो वापस से। वो हमने बीरोल में रखा हुआ कि साला जब भी भटके हुए युवा होगा नेहरू की वो फोटो लगानी लगा। तो ऐसा है कि जी देखो स्वतंत्र वीर सावरकर के साथ में वैसा हुआ है, इसलिए वो फिल्म बन रही है। प्रोपेगेंडा और नैरेटिव अलग चीजें होती हैं, लेकिन अगर आप सच्चाई दिखा रहे हो तो आप उसको प्रोपेगेंडा कह ही नहीं सकते। देखो कश्मीर फाइल हुआ है, दिखाया गया है, केरला स्टोरी हुआ है तो दिखाया गया है। यहाँ ऐसा नहीं है कि हैदर की तरह चल रहा है, यहाँ मिशन कश्मीर की तरह चल रहा है, कुछ शिकारा की तरह चल रहा है कुछ, यहाँ कि वो दोस्त है उसका, वो उससे जाके मिलता है, प्यार हो रहा है। वो चीजें जो नहीं है और वो दिखाई जाती है उसको प्रोपेगेंडा नैरेटिव कह सकते हैं आप। यहाँ जो चीजें हुई हैं, जो भुक्त भोगी हैं लोग, आप ये बताओ ना कि 10 लाख कश्मीरी हिंदू हुआ करते थे एक टाइम में, और आज ये बताया जाता है कि टोटल मार के 8-9 हजार लोग हैं। तो ये क्या इसको हम मस्कर नहीं कहेंगे, नरसंहार नहीं कहेंगे क्या? दूसरी बात जो आपने सावरकर जी के विषय में कही है, मैंने अपनी किताब ढाई मोर्चा का चक्रव्यूह में एक पूरा चैप्टर हाँ भाई मैं लिंक डाल चैप्टर ही उसमें पूरा का पूरा सावरकर जी के लिए डेडिकेट किया है। मैं अपने पॉइंट से हिलूंगा नहीं, और मैं इसके लिए 10 सेकंड चाहूंगा। हालांकि 1.5 घंटे का शो होता है और मुझे बहुत टाइम मिलता है, 75% मैं ही टाइम खाता हूँ, फिर भी 10 सेकंड में चाहूंगा कि मैं ढाई मोर्चा के चक्रव्यूह के एक चैप्टर का यहाँ पर एक रेफरेंस लेना चाहता हूँ। देखो सावरकर जी के विषय में बहुत कहा जाता है कि उन्होंने देश का बंटवारा करवाया, 2 नेशन थ्योरी उन्होंने दी थी। तो जिस टाइम पर सबसे पहली बार सर सैयद अहमद खान ने मेरठ में खड़े होकर 2 नेशन थ्योरी दी थी, उस टाइम पर सावरकर जी की एज थी 5 साल। तो आप ये बताओ कि 5 साल का सावरकर, अकबर तो है नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम 2 नेशन थ्योरी को वो माँ बदौलत आज से इसको परमिशन देते हैं, और नेहरू जी, गांधी जी और एडविना तीनों नंगे पांव अपनी खड़ाऊ छोड़ के छेनी हथौड़ा लेके गए, और उन्होंने फिर जो है बंटवारा कर दिया कि जहां पना तुस्सी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, और हम जो है देश का बंटवारा कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके की जो गलत नैरेटिव बनाए गए थे, क्यों ना उसके खिलाफ बोला जाए। नैरेटिव तो वो था जो अब तक चल रहा था। जो ये एंटी प्रोपेगेंडा शब्द यूज किया गया है, इसीलिए बहुत एप्ट लग रहा है। हाँ, ये बहुत जबरदस्त बोला उन्होंने। तो जो नैरेटिव अब तक चल रहे थे कांग्रेसियों को देखो आप, मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आया कि उद्धव ठाकरे पूरा महाराष्ट्र जो है सावरकर जी को पूजता है। आप वो कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखोगे ना, तो उसमें भिड़े के घर के अंदर भी सावरकर जी का फोटो लगा हुआ है, क्योंकि मराठी लोगों में बहुत उनके प्रति बहुत सद्भावना है। वही उद्धव ठाकरे और वही मराठी लोग कांग्रेस के साथ में अलायंस कर रहे हैं, और वही कांग्रेस जो रात दिन सावरकर जी के लिए ट्रेंड चलाती है, माफी वीर बताती है, कहीं उनके नाम पर कुछ और चीजें कहेगी, मोदी जी को लेकर के उनकी छवि को मलाइन करने का और सावरकर जी के खिलाफ बोलने का काम करती है।
तो ये है प्रोपेगेंडा। राजनीति के लिए आपने कहा कि भाई पॉलिटिक्स के लिए और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए फिल्म बनाई जा रही है। मैं कह रहा हूं कि जिस विचारधारा पर आप जन्म से चले हुए थे उसको आप छोड़ सकते हैं राजनीति के लिए, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम अनसंग हीरो रहा है इस आजादी का, उसके विषय में नहीं बोल सकते। जो सब क्रांतिकारियों के पितामह के रूप में रहे हों, भाई भगत सिंह से लेकर के सुभाष चंद्र बोस जी से, वो सब इन्फ्लुएंस हुए हैं उनसे, उन लोगों। और यही नहीं, जो लंदन हाउस जहाँ से मतलब श्यामजी कृष्ण वर्मा ने पहुँच करके वहाँ लोगों को रीयूनाइट किया, हथियार भेजे, प्रिंटिंग प्रेसेस भेजी, ताकि यहाँ हम अपना जो संदेश है वो लोगों तक पहुँचा सके। ये सब लोग कहाँ से जुड़े हुए थे? ये सावरकर जी से ही जुड़े हुए थे। तो इन फिल्मों का आना बहुत जरूरी है और मैं तो चाहूँगा कि सब देखें। भाई इसमें ना एक बहुत अच्छी बात जो मेरे को लगी वो ये भी लगी कि सावरकर के ऊपर फिल्म बनाई उस व्यक्ति ने जिसका थोड़े टाइम पहले ट्वीट आया था कि जाट एक अलग बिरादरी होती है, उसको हिंदू एक अलग नस्ल होती है, उसको हिंदू मुसलमान करके ना देखा जाए। अच्छा। तो वो हिंदुत्व के सबसे बड़े आइकॉन के ऊपर, जिसने हिंदुत्व कॉइन किया, उसके ऊपर फिल्म बना रहा है और हिंदुत्व को डिफेंड कर रहा है। तो वो भी एक अच्छी बात नहीं, है। लेकिन वो जब भी आप ईद आएगी ना, वो ट्वीट नहीं करता। हाँ, वो राम ईद की राम राम भाई, वो जरूर डालता है वो। नहीं, इतना लीवे मुझे लगता है कि देना चाहिए लोगों को। मैं प्योरली एक आर्टिस्ट के भी हिसाब से, जब भी इस तरह का आता है ना, विवेक अग्निहोत्री के पुराने ट्वीट निकाल लो, मेरा पुराना ट्वीट निकाल लो, शिव अरोड़ा का आजकल पुराना ट्वीट जो है निकाला जा रहा है, उससे साबित क्या करना चाह रहा है ये लोग कि साला गर्भ में जो बच्चा था उसके बाद इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। साले जो चूतियापा फैलाए हुए तुम लोग, उसके कारण विचारधाराएं बदलती हैं। बिल्कुल। और आदमी अपने परिवेश से भी सीखता रहता और है। विचारधारा तो बेसिकली जैसे जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है, वैसे वैसे आप और यही तो हम एक चाहते हैं। पूर्वाग्रह से दूर होते जाते हैं ना। ये फिल्म यही तो कर रही है। ये फिल्म का बेसिक काम ही और है। दिक्कत क्या है ना कि पुस्तक पढ़ने का समय या पुस्तक पढ़ने का पेशेंस सबके पास नहीं होता। तो ये जब आप फिल्म देखते हो और एक आर्टिस्टिक फिल्म देखते हो तो उसको जीते हो एक तरीके से, और इस कारण से फिल्म में बहुत बड़ा नैरेटिव सेट करने का रोल कर सकती है। अब इसमें ना एक चीज ये थी, जावेद अख्तर का स्वयं का इंटरव्यू है जिसमें वो ये कह रहा है कि मैंने हिस्ट्री जो पढ़ी, इतिहास जो पढ़ा, उसमें मैंने कहीं पर भी जोधा का रेफरेंस नहीं पाया। जोधा कोई कैरेक्टर था ही नहीं, और तुमने साला जोधा अकबरपुरी लिख दी। सीरियल बन रहा है। एग्जैक्टली। तो क्या कर रहे हो? और ये जो नैरेटिव जोधा अकबर आपने बनाया ना, अब इसको पाकिस्तान के परिवेश में देखते हैं। पाकिस्तान की जो फिल्में होती हैं जो हिंदुओं के ऊपर बनाई होती हैं उन्होंने, उसमें वो पीछे जरूर कुछ ना कुछ इस तरीके का एलिमेंट डालते हैं जिसमें, या फिर डायलॉग्स में कुछ ऐसा डालते हैं जिसमें जोधा का रेफरेंस आए, तो वो उस तरीके से उसको मॉक किया जाता है। वहां पे अकबर का कोई ज्यादा क्रेज नहीं है। लोग वहां पे अकबर को, जैसे भारत क्यों होगा भाई, भारत को में अकबर को महान बताते हैं ना जिस तरीके से, वहां पे नहीं बताते हैं। वहां पे अकबर जो है वो फुद्दू था, और मोहम्मद गौरी, गजनी, हाँ, ये वहां पे उनके आइटम है। गजनी भी है, बाबर भी है, ये अकबर के बाद से औरंगजेब भी है। अकबर और मे बी अकबर के बाद कौन सा, जहांगीर, उसको थोड़ा ये करते हैं दीन-ए इलाही, हाँ, दीन-ए-इलाही की वजह से, दीन-ए-इलाही की वजह से काफिर हो गया ना। तो लेकिन जोधा का रेफरेंस देना फिर भी नहीं बोलते, चाहे अकबर को इतना आइडल नहीं मानते, फिर भी जोधा का रेफरेंस देते हैं और ये कहते हैं कि साला जोधा का कोई रेफरेंस नहीं था, फिर भी हमने बनाई एक नैरेटिव सेट करने के लिए। एक और परिवेश की जो मैं बात कर रहा था, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप भी बोल रहे थे कि गवर्नमेंट आती है तो लोग अलाइन होते हैं, लेकिन उसके साथ यह भी तो है, खास करके प्रेजेंट डे जो गवर्नमेंट है उसमें केवल गवर्नमेंट फेवरेबल नहीं है, लोग भी फेवरेबल है। बिल्कुल। ऑडियंस भी इन सारे विषयों को, आप क्या कहते हैं, वाजपेयी जी के टाइम की जो फिल्में आपने बनाई ना, प्योर नेशनलिस्ट फिल्में थी। अभी नेशनलिस्ट उस तरह से नहीं है। कश्मीर कोई नेशनलिस्ट फिल्म नहीं थी, कश्मीर फाइल्स के ऊपर। हाँ, वो है कि ये एक ब्लैक चैप्टर हमारे हिस्ट्री का है, इट मस्ट बी शोन। उसी तरह बस्तर,
साला इस पे ऐसा ऐसा रोमांटिसाइज किया जाता है वामपंथियों को कि अरे मतलब सर्वहारा की लड़ाई लड़ रहे हैं फलाना, इस तरह का ट्रीटमेंट हो। कश्मीर पे भी बनता था तो भाई शिकारा प्रेम गुलजार जो है कहानी लिख रहा है, बनी थी एक। चक्रव्यूह उसमें क्या दिखाया? प्रकाश झा की तो थी। वो लग रहा है कि पेपर कटिंग उन्होंने पढ़ के, अब हमारे जानकार हैं मतलब हमारे स्कूल के हैं वो, तो अब उस क्या बोला है, लेकिन वो जिस तरह की फिल्म है कि उनकी रही है तो उसमें चक्रव्यूह मुझे लगता है कि सबसे नीचे वो आएगा। न्यूटन देख लो, न्यूटन तो गजब की फिल्म थी, मतलब न्यूटन फुद्दू एक फिल्म मैं थी। एक और फिल्म बनाता हूँ, ये सिर्फ हिंदी फिल्मों का नहीं है। एक मैं मलयालम फिल्म देख रहा था, वो है ममूटी की फिल्म। ममूटी है ना, ममूटी की फिल्म है। अब उसको अंडा बोलेंगे, एंडा बोलेंगे मलयालम में, मुझे नहीं पता, पर उस फिल्म को मैंने मलयालम में ही देखा। हाँ, ENDA था, पता नहीं क्या था। तो वो मैंने सबटाइटल के साथ देखी फिल्म। भाई वो फिल्म में क्या दिखाया गया है कि केरला पुलिस जो है वो नक्सली इलाके में गई है, छत्तीसगढ़ या बिहार या पता नहीं बस्तर के एरियाज में, क्योंकि वहाँ पर पुलिस अनअवेलेबल है, तो यहाँ की पुलिस वहाँ ट्रांसफ़र की गई है। और केरल पुलिस वहाँ पहुँचकर ये देखती है कि ये जो नक्सलिज्म है ना, ये तो कुछ है ही नहीं, ये एक्चुअली में आतंकवाद है ही नहीं, ये वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन जो लोकल MLA वगैरह हैं और पुलिस, ये मिलके ऐसी खबरें फैला देते हैं बस। अब ये नैरेटिव जो है, ये एक फिल्म के थ्रू आप लोग उसी को सत्य मान लेते हैं ना। न्यूटन में भी तो यही है। फिल्म सबसे अधिक मतलब नैरेटिव पॉपुलर कल्चर में फिल्म का इम्पैक्ट सबसे अधिक होता है। और लोग साला अब देखो इनग्लोरियस बास्टर्ड, वो किस तरह की एक फिल्म थी, उसको आप क्या कहो, प्रोपेगेंडा है क्या है, उसमें कल्पनाशीलता भी है और एक हिस्टोरिकल नैरेटिव भी दोनों लेकर के चले। मूवी फिल्म मेकिंग के तो उसमें उसने क्रिस्टोफ वाल्ट ने क्या एक्टिंग किया उसमें, वो जो ये छील लेता है ना उसमें, साला कटार से उसका ये उतार के रख लेता है लोगों के सर। जब हम बात कर रहे हैं ना ये कि लोग सत्य मान लेते हैं, अभी आप इसको नैरेटिव को देखो जरा, जो महाभारत में दिखाया गया है, कर्ण का जो पात्र है उसको आप ऐसे दिखाते हो जैसे वो शूद्र है, महादलित शूद्र। इस बट सूत पुत्र का जब आप रेफरेंस देखोगे महाभारत में तो वो आता है जिसका पिता क्षत्रिय हो, नहीं माता या पिता में से एक क्षत्रिय हो और दूसरा ब्राह्मण। हाँ, इनका जो बेसिकली सारथी बनते हैं, ये सूत जो होते हैं वो सारथी बनते हैं, और इस टाइप का कुछ रेफरेंस है। अब जो सारथी होते हैं वो बेसिकली रथी के साथ होते हैं, सारथी रथी के साथ जो है वो, अब वो तो क्षत्रिय होएगा एक हिसाब से, जो रण में है वो बेसिकली उसका माइंड इतना ब्राह्मण जैसा मतलब तेज होना चाहिए, बेसिकली और शॉट जो उसमें क्षत्रिय जैसा होना चाहिए, इस वजह से वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन। अब बेसिकली जो आप समाज में जाके नैरेटिव देखोगे, अरे भाई कर्ण के साथ तो बहुत बुरा हुआ, वो तो शूद्र था, वो तो इस टाइप का एक नैरेटिव चलता है। तो इसी कारण से जो फिल्में होती हैं, सीरियल्स होते हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा तगड़ा नैरेटिव बना देते हैं। महाभारत ने अंधे का पुत्र अंधा वाला कहीं नहीं है डायलॉग, द्रौपदी ने कहीं नहीं बोला और उसने VR चोपड़ा ने उठा के डाल दिया उसमें। अब वो चल गया कि नहीं यार दुर्योधन को तो ऐसे बोला था द्रौपदी। जितना उल्टा नैरेटिव जितना भी है ना, चाहे शूर्पणखा वाला हो, सूतपुत्र कर्ण वाला हो, दुर्योधन वाला हो, सब में, और रावण वाला हो, सबको साला ह्यूमनाइज करके। आप एकलव्य की बात कर लो, चाहे महाभारत में एकलव्य जो था वो कोई जासूस का बेटा था यार, वो जरासंध के सेनापति, जरासंध के सेनापति का बेटा था। अब सेनापति तो क्षत्रिय होता है ना। लक्ष्मण रेखा का भी रेफरेंस नहीं मिलता, लक्ष्मण रेखा का भी रेफरेंस नहीं है। वो अलग अलग जो 300 वर्जन्स ऑफ रामायण जब मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था ना, तो उसमें एक पढ़ाया जाता था, उसमें है हर जगह पे अलग अलग, कहीं सीताराम की बहन है किसी रामायण में, इस तरह का भी है। ऑथेंटिक तो भाई वाल्मीकि जी वाला को मानेगा, नहीं तो यहाँ पे नहीं, मैं सीता जी के पर्सपेक्टिव से दिखाऊंगा, मैं जो है रावण के पर्सपेक्टिव, थुल प्रवास के पर्सपेक्टिव से दिखाऊंगा। सालों ने मार रखे। खैर आगे बढ़ते हैं। 400 पार मतलब कितनी संभावना लग रही है, बीजेडी और ये लोग भी आ रहे हैं, नई नई चीजें जो है वो जुड़ती जा रही है। 15 लाख तो मोदी जी ने दे ही दिया हम लोग को, बोलना तो पड़ेगा ही उस हिसाब से। तो शो के शुरू होने से पहले आपने कहा ही था कि मोदी जी ने कुछ बोला होगा तो सोच के ही बोला होगा, तो सोच के ही कहा होगा। 400 पार ऐसे तो बोलेंगे नहीं। मेरे को देखो, ये हमारी पहले भी एक बार चर्चा हुई थी जिसमें मैंने ये कहा था
कि हो सकता है मोदी जी इस तरीके से सोच रहे हो कि राजीव गांधी का रिकॉर्ड तोड़-ताड़ दूं, मैं इतिहास में नंबर 1 हो जाऊं, सबसे ऊपर हो जाऊं, इतिहास में मेरा नाम दर्ज हो जाए कि रिकॉर्ड हमने बनाया, और उसके 2 साल के उपरांत इतना भयंकर काम करूं, उस 2 साल में जो जो मुझे करना वो कर दो, और 2 साल के उपरांत मोटा भाई को कहो, मोटा भाई अब तुम प्रधानमंत्री। तो हो सकता है कि उस सोच के हिसाब से चल रहे हो, और 400 बार बोल दिया है तो अब मोटा भाई से बोल दिया 400 बार, अब भाई ने बोला करने का तो करने का। अमित शाह जो है वो सर्किट मोड में आ चुके हैं। तो अब भाई ने बोला करने का तो वो बीजेडी भी साथ आएगी। मेरे को तो कई बार ये लगता है कि कम्युनिस्ट साथ ना आ जाए। कम्युनिस्ट की वो ये बात है ना, वो केरल में जरूरत है और कहीं जरूरत नहीं है। बट जिस केरल में भी 3 सीट निकाल रहे हैं अभी ये सीएनएक्स का पोल आया था ना, सीएनएक्स का एक पोल आया था अभी, उसमें आई थिंक इन्होंने 340 के करीब सीट दी हुई हैं। 335 के करीब सीट हैं बीजेपी के, बीजेपी। तो बहुत बड़ा नंबर है, और उस समय तक आई थिंक ये गठबंधन नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ, और जो ये एनडीए को दी थी उन्होंने 370 पार थी। तो 3 महीने में राहुल गांधी 30 सीट तो भरवाएगा। अब क्या है ना कि देखो इसमें क्या कहते हैं, तमिलनाडु में 5 से 6 सीट दे रहे थे, जो बंगाल है वहां पे 20 पार दे रहे थे। अच्छा, पिछले बार 16 था ना? पिछली बार 16 था, 18 था। कंफ्यूजन है, चलो जितने आसपास ही था कुछ। तो आई थिंक वो 20-21 इस बार दे रहे हैं बंगाल के भीतर, और इसी प्रकार से केरल में भी आई थिंक 2 या 3 सीट जा रही थी। आंध्र प्रदेश में भी नंबर बढ़ रहा था, तो तेलंगाना में भी। तो पूरे अगर सिनेरियो को आप देखो तो कहीं ना कहीं कॉन्जर्वेटिव अप्रोच ऐसे राज्यों में रखी जाती है। अब जैसे तमिलनाडु में यदि 5 से 6 सीट दे रहे हैं, तो हो सकता है अगले 3 महीनों में अगर वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है, जैसा कि कई बार बन जाता है, तो वो 10 पार भी हो जाए, कुछ नहीं पता। अगर इस टाइप की चीजें होने लगे, क्योंकि उत्तर भारत में तो भाई कहाँ बढ़ाएंगे, उत्तर भारत में बढ़ रही है वैसे। यूपी में आई थिंक 78 थी, 78 पे जा रहे, 13 सीट तो हाँ, तो ये और महाराष्ट्र में भी बढ़ेगा। महाराष्ट्र में बढ़ेगा, क्योंकि हो गई ना इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, और प्रिंसिपल अपोजिशन वहाँ है ही नहीं अब। बाकी आप देख लो ना, ये इतनी पार्टियों का गठबंधन क्या कर लिया इन्होंने, इंडी गठबंधन बना के ये एंड में आए हैं, एक के बाद एक बनाए जा रहे हैं, और सुपड़ा साफ कर देंगे तो इस तरीके से। मुद्दे की बात ये भी है ना कि बीजेडी अगर इनके साथ मिल रही है तो उसका मिले तो ये परोक्ष रूप से तो मिले ही हुए थे, लेकिन लेकिन ये अगर खुले तौर पे मिल रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि उड़ीसा में मोदी की लहर है। और कहीं ना मुझे लगता है कि जो राम मंदिर का एक इमोशनल कनेक्ट है, वो कहीं ना कहीं अभी पूरी तरीके से टैप नहीं किया है इन्होंने। ये बार बार हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये अगर जब रैलीज में बार बार बोली जाएगी ना ये चीज, मेरे राम आ गए, हमारे राम आ चुके हैं, और उदयनिधि ने क्या बोला था हमारे राम को, ये जब दोनों चीजें एक साथ हिट करवाई जाएंगी तो उसका और इफेक्ट पड़ेगा। अलग मुझे लग रहा है कि तमिलनाडु का तुमने जिक्र ही नहीं करा, उसमें तो बहुत मतलब तमिलनाडु अच्छा पिछले बार जिक्र हो गया था, आप रह गए तो बोलिए आज आप। नहीं, मैं कह रहा हूं कि बोले फील्ड आपका है कि नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप आज हरा रंग का क्यों पहन के आए भाई? हरा एक सिंबल है, अच्छा, कि हम देश विरोधी ताकतों को हरा देंगे। अच्छा, ऐसे आ रहे हैं। तो पर ये सोच नहीं पाएगा कोई। अरे मत सोचने दो, हरा भी तो हमारा ही है। अब हम सुदर्शन वाले तो है नहीं, निकाल के ही फेंक दो इसको, कटवा देना। तो 400 की अगर बात हो रही है तो देखो, पिछली बार महाराष्ट्र में कमी थी, उड़ीसा में इनका कोई अलायंस नहीं था। अब की बार तो आपने बता ही दिया कि भाई एनसीपी नहीं रही, शिवसेना नहीं रही। अभी जो हमने एक और भी सर्वे आया था उसमें 350 करीब है इनकी, 353 के आसपास है, और पूरे एनडीए की पहुंच सकती है 400 के आसपास। दूसरी बात ये कि अभी मोदी जी उस वाले रोल में तो आए ही नहीं है, वो जो एकदम मतलब जो उनका होता है ना कि बोल यहाँ रहे हैं और 100 जगह उनका वो चलता है एक होलोग्राम वाला, वो तो चला ही नहीं है अभी तक। तो जो उनका प्रचार प्रसार का जो तरीका है, और भाई आपको पता ही है कि 7-8 हज़ार करोड़ तो मतलब अकाउंट में ही है, तो जिससे लगेगा पानी की तरह बहेगा।
है ना, वो भी तो है ना। इस बार मुझे लग रहा है कि मोदी जी बोलेंगे ना, यहीं से हम लोग कैमरा से निकल के आएंगे, मोदी जी हाँ, यहीं पे बैठ के बोलेंगे। यहीं पे बैठ के बोलेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी होएगी। बता देना भाई, एडिट करके डाल देना इनके कैमरा, मोदी जी हाँ, ऐसे यूं निकल गए हों। और इससे बड़ी बात है कि अभी उदित राज का तो स्टेटमेंट आया ही नहीं है। अभी तो क्या है कि देखो, उपग्रह सैटेलाइट हैक होंगे, वहां से फिर ईवीएम पे जाएगी ना वो रेज, वहां से ईवीएम हैक होगी, और वहां से फिर राहुल गांधी भी हैक होने वाले हैं थोड़े दिनों में। अच्छा, राहुल गांधी वाला वीडियो जरूर लगाना भाई, वो आलू देने वाला। अच्छा, आलू यार बीजेपी वालों का कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो, और राहुल गांधी आया और उसके हाथ में आलू दे दिए। मतलब मैं मानता हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, बट ये नहीं है कि आलू दे दूं उसके हाथ में। उन्होंने कहा कि राहुल जी, आपके पास में ना फंड की कमी है ना, तो आप आलू लो, उसका सोना बनाना और सोने को बेचना, उससे आएगा खूब सारा पैसा। जबकि वो वीडियो जो है आलू सोना वाला, वो क्लिप है, कटा हुआ है। वो इनफैक्ट ये बात वो दूसरे पे अपोजिशन में बोल रहा था, उतना काट के आईटी सेल, कुछ काम आईटी सेल ने बढ़िया किया है। तो देखो, इन्होंने मोदी जी का वो किया ना 15 लाख उसमें क्या बवंडर मचाया इन लोगों ने, जबकि उन्होंने कहा ही नहीं था। तो इन्होंने साला आलू सोना कर दिया, और बहुत तो जैसे को कुछ। तैसा और नहीं, वाली बात है। राहुल भाई, अच्छी बात ये देखो, मोदी जी ने कभी कहा नहीं, हम लोग को दे भी दिए। और राहुल गांधी कमी तो नहीं छोड़ रहा ना। वो आलू सोना जो है एडिटेड था, लेकिन ये 35 ये कहाँ जाएंगे? 35 हो गया, अब वो 65 नहीं जोड़ पा रहा है। ये शर्ट आपने कितने की ली है? ये तो पतंजलि की है। कितने की अरे ली है? कितने के लिए 18% दिया ना इसमें, अंबानी दिया है। अंबानी ने भी दिया है। नहीं, अंबानी अडानी ने भी यही शर्ट ली और उस पे भी 18% दिया है। अच्छा। और ये जो पैसा है, अडानी ने जो जीएसटी दिए, वो आपका पैसा दिया, आपको पता है? Shit, पानी पी। भाई 50,000 वोट इसी बात पे कम हो गए। हाँ, तो ये जो राहुल गांधी कंटिन्यूअसली जो काम कर रहा है ना, वो भी वोट बढ़ाएगा भाई। स्टार प्रचारक है। पेट्रोल में जीएसटी लगवाता है। पेट्रोल में जीएसटी लगवा दिया उसने। भाई स्मृति ईरानी बड़ी खुश थी उस दिन, जिस दिन ये बोला गया ना कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ रहा है। यस, अब आएगा मजा। नहीं, मुझे लग रहा है कि वो वायनाड से भी लड़ेगा। वायनाड से तो लड़ ही रहा है। वायनाड से लड़ेगा, दोनों जगह से, दोनों सीटों से। मुझे लग रहा है दोनों जगह से हारेगा, अब की बार तो दोनों जगह से हार। क्योंकि वहाँ कम्युनिस्ट खड़े हैं ना। कम्युनिस्ट खड़े हैं, पेल पर वहाँ 70-72% मुस्लिम पॉपुलेशन है। लेकिन अगर वो अपना कैंडिडेट, मुझे लगता है ओवैसी भाई को वहाँ उतार देना चाहिए। वहां उतारना चाहिए। अरे हाँ, आपने ओवैसी का तो नाम ही, अभी उत्तर प्रदेश में ओवैसी भी लड़ रहा है। अच्छा। हाँ, तो वहां, और यहाँ क्या है, युवाओं में, हमारे यहाँ यूपी में ना, युवाओं में ओवैसी का क्रेज है, और जो पुराने वाले हैं उनमें सपा का है, और कुछ तो है जो बसपा की तरफ भी हैं। और अभी मुझे लग रहा है कि अगर हो सकता है ऐसा कि बसपा और बीजेपी में कुछ ऐसा सॉफ्ट लाइंस भी हो सकता है इन फ्यूचर। अरे नीतीश जी पे आप लोगों ने बोला नहीं, जिस तरह से अरे भाई, मतलब वो तो आईटी सेल से ज्यादा बड़े भक्त हो गए भाई साहब। ए खड़ा हो, खड़ा मोदी जी, मत खड़ा हो साले, खड़ा ताली बजा। क्या चल रहा है भाई साहब? आप लोग तो देखिए न रहे हैं, अब हम लोग उधर थोड़े जाएंगे। अब तो आ गए, थोड़ा भटक गए, थोड़ा सा, अब तो आ गए, अब इधरे रहेंगे। हम लोग को तो साथे मिलकर के काम करना है ना। सब जो है पैसा दीजिए, हमारे सांसद बचाइए, हमारी पार्टी बचा लीजिए। मोदी जी पार्टी बचा लीजिए। मोदी जी साला गजब आदमी। इतना कहोगे उतना आदमी को खड़ा करके हाँ, अरे वो एक टांग पे साष्टांग करवा देंगे। एक पे बिहार में मतलब ऐसी स्थिति है फिलहाल की। एक टाइम पे साष्टांग हो नहीं पाएगा। साष्टांग में जमीन में चिपकना पड़ेगा ना। नहीं, तो वही तो हम कह रहे हैं कि वो जो असंभव है और जा रहे हैं वो भी करवा दें। नहीं, आप आजकल भोजपुरी गाने बहुत ज्यादा सुन रहे हो। हम कहीं और नहीं जा रहे। आप ज्यादा भोजपुरी सुन रहे हो आजकल। 8% महिला ऑडियंस है, नाराज हो जाती है सब सुन करके। अच्छा, हाँ, क्यों? 8% है, और वो आप भी उसको भी आप 7-6 पहुंचा दीजिएगा। इससे नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना, लौंडे खुश रहते हैं। हाँ जी, एकदम सही बोला। ये लीजिए 50 रुपये। ऐसे चलता हूँ। इस बार इन्होंने किया है। तो खैर 400 तो पहुंचेंगे भाई। हाँ, पहुंच ही गए। मतलब अब तो डिक्लेयर हो चुका है। एक इंसान को हम भूल गए हैं, और लालू को। हाँ यार, लालू तो जो उन्होंने मोदी का परिवार तुरुप का इक्का दे दिया ना, लोच मारो छक्का। उनको सोचना ही नहीं पड़ा इस बार। नहीं तो वो चौकीदार वाला चलता था। ना सोचना नहीं, आगे भी कुछ आता, लेकिन ये
एग्जैक्ट वो शब्द था ना जो यूनाइट कर देता है सबको, नहीं, वो खोज रहे थे। इस खोज नहीं रहे थे, ये एक्चुअली इनका प्लान था। मैं इसका थोड़ा इतिहास से बताता हूँ। हाँ, क्योंकि परिवारवाद पे मोदी ने लंबा बोला है। परिवारवाद तो छोड़ ही दो, परिवारवाद के ऊपर तो बोला है। अब 2023 की इंडिपेंडेंस डे की स्पीच निकाल के सुनना, पहला शब्द है, पहला मेरे प्यारे परिवारजनों, और उसका जो थंबनेल है वो भी देखना, वो उस पे भी लिखा हुआ है मेरे प्यारे परिवारजनों। खोज लेना भाई, निकाल लेना थंबनेल। हाँ, तो 2023 की इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पूरे उसमें मेरे ख्याल से हर बार जब भी देशवासियों को बोलना था तो उन्होंने मेरे प्यारे परिवारजनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, कम से कम 50 या 60 बार उसमें मेरे प्यारे परिवारजनों बोला है। ठीक है, और जैसे ही वो स्पीच खत्म हुई थी, मैंने भाई को कहा था, मैंने कहा यार आज ये यही बोले जा रहा है मेरे प्यारे परिवारजनों, कुछ तो है। ठीक है, उसके बाद भी 50 बार उसके बाद की स्पीचेस आई हैं, उसमें भी मेरे प्यारे परिवारजनों। अब मोदी जी की अब आते कट्टू बिल्कुल यहाँ पे, जब ये पूरा कांड हुआ तो लालू की स्पीच से पिछले वाले दिन मोदी जी की स्पीच थी बिहार के अंदर। ठीक है, मोदी जी ने वहां पे परिवारवाद के ऊपर भयंकर भयंकर बोला कि उकसाएंगे, लालू कल आके बोलेगा, क्या पता इसके ऊपर बोल दे, कुछ मिल जाए। तो वहां पे उकसाया गया उन्हें कि परिवारवाद के ऊपर भयंकर कुछ बोला। ठीक है, अगले दिन लालू आया और लालू ने ये दिया, तो ये फंसाया गया है ट्रैप में, और ट्रैप में फंस के लालू जी ने दे दिया कि पूरा कैंपेन करो जी। 2000 लालू के साथ जी मत लगाइए। 2014 में याद है वो एक चाय पे चर्चा बोल दिया था कि ये बड़ा नीच है, और उस ओबीसी वाले नीच और है, हमें नीच बोल रहे और जो उन्होंने ये मोदी जी ने जो उसका उस पे कन्वर्ट कर दिया उसको पूरा, वो मायावती अगले दिन आ गई लेके, अरे मेरे ले गया। चाय पे चर्चा हो गया, ये वाला चौकीदार चोर है, ये सब जो है ये। और मुझे लगता है कि जनता को इस तरह से जोड़ने वाले नेता अभी है नहीं कोई भी इस तरह, चाहे लोकल लेवल पे देख लो या नेशनल पे, कोई नहीं है जो इस तरह से एक बार बोलता है ऐसे और वो क्विक कनेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। यार जो आदमी लोगों से उनके बर्तन बजवा दे, जो घर में मना कर देते हैं कि भाई बर्तन नहीं बजाने, लोग लगे हुए कप प्लेट लेके ले भाई। जो आदमी बिग बॉस की तरह रोज आता है, 8 बजे आज ये कर देना, 5 बजे आज वो कर देना, और लोग कर रहे हैं, तो भाई उस आदमी में कुछ तो होगा। मोदी जी ने किया तो सोच के किया। कीप काम एंड ट्रस्ट मोदी। हाँ, नहीं, परिवारवाद पे आप लोगों ने एक शो भी किया ना अभी, तो थोड़ा सा उसको भी टच करते हैं कि परिवारवाद की राजनीति ने कैसे बर्बाद किया है इस देश को। परिवारवाद तो मुझे लगता है कि भाई क्या होता है कि आपकी जो पॉलिसीज होती है ना, उन पर देश चलता है। कोई भी लीडर आता है, वो पॉलिसी बनाएगा, उस पर देश चलता है ना। जब परिवारवाद आ जाता है ना, तो आप रॉन्ग पॉलिसीज को भी चेंज नहीं कर पाते हो। अब मेरा मूल्यांकन ये था, पता नहीं अब कितना सही था या नहीं, बट मैंने इसको इसी तरीके से पाया कि 1950 के दशक में हम जितने गरीब थे, 1980-81 आते आते भी हम उतने ही गरीब, बल्कि उससे ज्यादा थे। 59% गरीबी पहले थी, 60% बाद। 1% ऊपर नीचे ही हुआ है। मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज्यादा गरीब हुए, परसेंटेज तो सेम रहा, लोग तो बढ़े ना, लोग तो बढ़े। अब उसका जो बेसिक रीज़न मैं मानता हूँ कि यदि आपको गरीबी से निकलना है तो आपको पैसा पैदा करना पड़ेगा। पैसा जो होता है वो उद्योगपति पैदा करते हैं। आपने प्रॉफिट को एक गंदा शब्द बनाया हुआ है, आपने राइट, आपने सोशलिस्ट पॉलिसीज चलाई हुई हैं, तो पैसा कैसे पैदा होगा? ठीक है, और जो पैसा पैदा नहीं हुआ तो वो गरीबी वैसे ही चलती रही। इंदिरा जी आई, इंदिरा जी ने भी वही 97.76% का एक वो टैक्स पारित कर दिया था। तो एक पॉलिसी होती है कि जिसमें, और क्या होता है ना, कंपटीशन, बेसिकली जो पूंजीवाद होता है या मार्केट इकोनॉमी होती है, उसका बेस होता है कंपटीशन एक का दूसरे से। लाइसेंस राज चल रहा था। अब उसमें क्या होता था कि मेरे पास कोई आइडिया आया है, मैं उस आइडिया के लिए पहले मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। उस लाइसेंस को मिलने में 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जाते थे। इतने में सामने वाले को पता चल जाता था मेरा आइडिया क्या है, और वो उसको क्रैक कर लेता था। कंपटीशन खत्म। ठीक है, आपने सारे जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं वो सरकारी, उसके अंडर, सरकारी एम्बिट के अंडर रखे हुए थे, तो प्राइवेट सेक्टर कहीं से घुस ही नहीं सकता था, नए आइडिया पे काम कर ही नहीं सकता था। जो पुराने चल रहे थे बस वही थे।
तो ऐसे एनवायरनमेंट में गरीबी नहीं हटती। और सेम पॉलिसीज जिनको हम नेहरूवियन पॉलिसीज बोलते हैं, वही इंदिरा जी ने की, वही फिर राजीव गांधी है, उन्होंने भी उन्हीं पॉलिसीज पर काम किया। और 91 तक हम गिरवी हो चुके थे एक तरीके से, है ना। तो हाँ, वो जो गरीबी हटनी शुरू हुई है वो तो फिर वो बाद की पॉलिसीज आई हैं उनसे शुरू हुई हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परिवारवाद इसमें एक बहुत बड़ा अग्रणी दोषी मैं इसलिए मानता हूँ कि यदि फॉर एग्जांपल मेरे पिता कोई पॉलिसी बना के गए हैं प्रधानमंत्री के रूप में, उसको मैं यदि चेंज करता हूँ तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह मैं उन पॉलिसीज पर लगा देता हूँ कि इन पॉलिसीज से कोई काम नहीं हो रहा था। और इस तरह अभी देखो जैसे चीन में क्या हुआ था, चीन में जो माओ की पॉलिसीज थी, माओ की पॉलिसी से बहुत सारे इकोनॉमिक डिजास्टर्स आए थे, जैसे कि एक कल्चरल रेवोल्यूशन था, एक इनका बिग लीप फॉरवर्ड था, पता नहीं करोड़ों लोग मर गए हैं ऐसा बताया जाता है। तो इकोनॉमी बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी थी। लेकिन जो अगला लीडर आया 1978 में, उसने शियाओ नाम था, क्या नाम था उसका, उसने पूरी पॉलिसीज को चेंज कर दिया, ओपन कर दिया डोर्स विदेशी कंपनियों के लिए, और सारी नीतियां जो थी वो माओ की जो नीतियां थी उसको चेंज कर दिया। और इस तरीके से जो मैं बेसिकली यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि परिवारवाद में ये चीजें संभव नहीं हो पाती हैं, और इसी कारण बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं। और परिवारवाद का थोड़ा व्यापक भी लीजिए, परिवारवाद केवल एक सर्टेन फैमिली नहीं, ये फैमिली जो रूल करती हैं उनके जो सब्सिडियरीज जो क्रिएट करते हैं, तुम पे फलाने कंपनी का दबाव है कि भाई तुम्हारे बाप बाप को मैंने पैसे दिए थे और अभी तक दे रहा हूं। तो ये सारी चीजें बहुत अधिक इन्फ्लुएंस करती हैं, और आपके ऊपर वो बर्डन हमेशा रहेगा कि भाई उन्होंने ले रखा है, हम तो साला उसी के पैसे पले बढ़े हैं। तो इस कारण से आपका क्या टेक है परिवारवाद को लेके? देखिए, आप अपने बच्चे को सनातन देंगे चलाने के लिए? नहीं उसके देखो ऐसा होता है कि हमें ये देखना चाहिए कि बच्चा जाना कहाँ चाहता है। अगर कोई व्यक्ति वीडियो गेम खेलना चाहता है, पोगो देखना चाहता है, छोटा भीम देखना चाहता है, और तुम जबरदस्ती डंडा देकर उसके और कहोगे तुम पॉलिटिक्स में जाओ, तो ये जबरदस्ती गलत है। ये जो आप इशारे कर रहे हैं ना, हाँ, ये जबरदस्ती गलत है। उसका वाला क्या ये रेफरेंस आपकी किताब में है? हाँ है, ये रेफरेंस भी आपको मेरी किताब में मिल जाएगा, आप लिंक नीचे देख सकते हैं। लेकिन यार ये परिवारवाद तो देश के लिए एक तरह से सही रहा ना। राहुल गांधी अगर नहीं होते तो मोदी की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अगर वो चीज़ ना हुई थी ना, जो हमारे पिता थे, जो हमसे पिछली जो पीढ़ी थी, वो कम से कम उस दुर्गति में ना जी रही होती, उस काल में ना जी रही होती, और हम आज और अच्छी तरक्की में होते। क्योंकि हमारे माता पिताओं को तो गड्ढे भरने में ही पूरा टाइम लग गया, और तब हम यहाँ हैं। अगर वो उस टाइम पे कुछ अपलिफ्टमेंट अपनी लाइफ का कर पाते, क्योंकि जो ईज ऑफ लाइफ उस टाइम पे हो सकती थी वो हम नहीं कर पाए, तो आज हम यहाँ अटके हुए हैं। हो सकता था कि आज हमारे पास में 15 लाख के कैमरा नहीं बल्कि 15 लाख का एक ही कैमरा होता है, रेड कैमरा से शूट कर रहे होते, तो वो चीज होती ना हमारे पास में। तो हमें ये परिवारवाद के कारण से वो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि आपको बोलना आ नहीं रहा है और आपको राजनीति में घुसेड़ना बहुत वो, क्योंकि आपके पास लगता है कि एक एक्सेप्शन है, वो उनका होना जरूरी है। हाँ, अभी ये प्रियंका गांधी का लड़का जो है उसका नाम बदल दिया है ना, राजीव गांधी कर दिया उसके नाम पे। वाड्रा कहाँ गया? ये वाड्रा किसी काम का ही नहीं है, वाड्रा किसी काम का ही नहीं है। राजीव जी को उठा लिया आपने, नाना का कौन लगाता है भाई इस तरीके से? जो लोग अगर नाना का ही लगाना था तो नेहरू का लगा लेते ना, ये राहुल गांधी। 1/4 हिंदू होके जो आदमी दत्ता कौल ब्राह्मण हो सकता है गोत्र का, तो भाई वो नाना का नाम भी लगा। अब कमाल की बात ये है कि ये आदमी सबसे ज्यादा लोगों की जातियां पूछता है। किसी ने सामने से पूछ ली तो तेरी जाति क्या है, नहीं पाएगा वो शंकर, मतलब उसका ये भी नहीं पता है कि बेचारा है क्या। तो खैर, परिवारवाद के कारण से जो हमारे देश अभी तक जो रसातल में गया है, अब आकर के हमें लग रहा है कि हाँ देश तरक्की कर रहा है। जब मैं कहीं भी निकलते हम हाईवेज मिलते हैं, अभी दिल्ली से लेकर देहरादून तक का, भाई कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो। और मेरे गांव से तो अभी डबल ट्रैक की नई रेलवे लाइन निकल रही है। जो हमारा सिंगल ट्रैक था वो तो डबल हुआ ही है, लेकिन एक और नई निकल रही है। मतलब जो हम अंग्रेजों के जमाने से जो रेल की पटरियां घिस रहे थे,
नए ट्रैक अब पड़ने शुरू हुए मतलब हैं। आप बोल रहे हैं कि डिक्टेटर ने काम भी किया है। डिक्टेटर ने बहुत काम किया है, ऐसी बात नहीं है। तो अब आपके गांव में एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में तो नए ट्रैक्स पे कोयला लूटा जाएगा। नए ट्रैक पे कोयला भी लूटा जाएगा। देखो मुआवजा भी बहुत अच्छा मिल रहा है सरकार की तरफ से, जो भी नए काम हो रहे हैं वहाँ मुआवजा भी बहुत अच्छा मिल रहा है। सहारनपुर में तो अभी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी भी आई है। आनी ही चाहिए यार, इतना बड़ा देश है, यूनिवर्सिटी की ऐसी किल्लत, और जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक यूनिवर्सिटी, सबसे मतलब ऐसे ऐसे नीश मतलब विषयों के ऊपर जाके अभी एक तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में कहीं खोला है, वो मरीन बायोलॉजी में भी एक अलग सब्जेक्ट है, उसके ऊपर कुछ ऐसे कर मोदी ने जितना खोला है ना, साइंस को लेके, आर्ट्स को लेके, स्पोर्ट्स को लेकर के, स्पेस साइंस ये सब को लेके, उतना किसी ने, और इसको जो है वो गोबर भक्त, तो सालों यदि एक गोबर खाने वाला आदमी करता है, हमें ऐसा ही आदमी चाहिए जो IITs खोले, IIMs खोले, एम्स। पिछले मतलब एक सप्ताह या 2 सप्ताह में इतने अधिक प्रोजेक्ट्स असाइन हुए हैं। खैर आप कुछ बोल रहे थे उस वक्त, मैं किस बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो भाई मुझे लगता है 2 घंटे बोल सकते हैं। मुझे ये लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में तो अविस्मरणीय काम हुआ है। और देखो हमारी सबकी अपनी अपनी शिकायतें हैं सरकार से, पर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप एक्सप्रेसवे देखोगे ना तो 82 में, आई थिंक 1982 में पहला एक्सप्रेसवे बना था, जो कि कहाँ गुजरात में छोटा सा एक बनाया गया था। उसके बाद फिर ये ताज एक्सप्रेसवे आया यहाँ पर, जो मायावती ने बनाया है। ये 2-4 एक्सप्रेसवे पे बड़े लोग बड़े झूमते थे, अरे क्या रोड बनाई है, क्या रोड बनाई। आज आप देखिए कितने एक्सप्रेसवे हैं, गिनती नहीं है आज की डेट में। दिल्ली मुंबई वाला देखा आपने, कितने बन रहे हैं। एक सेकंड, इसमें हम फरीदाबाद जाते हैं, सब यहाँ से नोएडा से फरीदाबाद जाते हैं ना, तो एक फ्लाईओवर आता है बदरपुर पे, वो 5 या 6 किलोमीटर का फ्लाईओवर है, वो एक दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस वे। वो 6 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है और उसपे स्पीड लिमिट है 50 की। हाँ, वो देखो आप सोचो जरा, उसको भारत सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी होती है, उसको एक एक्सप्रेस वे में काउंट किया गया है। तो आप सोचो कि ये हमारा एक्सप्रेस वे का लेवल था, और आज जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, फिर आप ये देखिए एक बहुत बड़ा काम मैं मानता हूं जिसकी कोई भी चर्चा नहीं करता, वो है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स जो है। बिल्कुल, ये आप देखो ना, पूरा बिजनेस इन चीजों पे डिपेंड करता है। इन्फ्लेशन को कम करने में सबसे बड़ा रोल रहता है। इन्फ्लेशन हो गई, आपका जो कॉस्ट कटिंग होती है बिजनेस की, वही हाँ, सारी चीजें जो हैं वो सप्लाई चेन आपका इतना स्मूथ हो जाएगा। मेट्रो कितने शहरों में बन रही है। इवन ये RRTS सिस्टम है जिसका नाम नमो भारत तो ये देखो, ये क्या है कि ये ना एक वायरल इफेक्ट होता है। अब यहाँ बन गई है, वहाँ हैदराबाद में भी बात चलने लगी है कि इस टाइप की चीज हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो हर तरीके से आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर देखते हो ना, बहुत काम हुआ है। और अभी तो आपने जो देखा है ना, वो उससे बहुत आगे की चीजें होने वाली हैं। जैसे कि आई थिंक कल ही एक क्या बंगाल में क्या ओपन हुआ है, मेट्रो पानी के नीचे, अंडर रिवर में वो है प्रोजेक्ट। इसके अलावा जितने अभी इस समय एक्सप्रेसवेज हैं, उससे दुगुने तिगुने इस समय बन रहे हैं। जैसे कि ये देहरादून वाला है, अभी बना नहीं है, वो ओपन नहीं हुआ है, काम देखो ना जबरदस्त चल रहा है। लेकिन अरे हमारे यहाँ साला बेगूसराय में 2+2 लेन का नेशनल हाईवे 31 निकलता था, अभी साला वो 3+3 का बना के एक लेन सर्विस लेन दे रखा है। बेगूसराय वालों को सर्विस लेन समझ ही में नहीं आया, साला ये है क्या चीज, ये क्यों दे दिया है भाई, इसका क्या करना है, वहाँ पे रेहड़ी लगाएं, वहाँ पार्किंग कर दें, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। वहाँ 1.5 किलोमीटर का सड़क बनने में हर 3-4 साल पे जो है 2-4 मर्डर होते थे, उसका वो लेने के लिए जो होता है कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मैं तो कहूँगा कि एक बार ना NCRTC में बैठ लो, वो थोड़ा उसका चल गया है, तो वो ये दिल्ली से जो मेरठ जा रही है, जो एक्सप्रेस गई है ना, ये इसमें मतलब पैसा भी बहुत लगा है और अपने आप में एक अलग तरीके का वो बनाया है इन्होंने, और ये सारी चीजें भारत में बनी है, ये भी उसकी बड़ी बात है। उसके रेलवे स्टेशन भी बहुत शानदार बनाए, इवन रेलवे स्टेशन वगैरह देखो। हाँ, रेलवे स्टेशन क्या बन रहे हैं, जबरदस्त। की आवाज दवाई जा रही है। ये तो केवल नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो देश के आप देख सकते हो फिजिकली। यार ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था कम से कम। डिजिटल फाइनेंशियल
वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना भयंकर हो गया है कि उसके बेसिस पे इतने सारे स्टार्टअप्स आ गए हैं। कई सौ कंपनियां केवल फिनटेक में हैं। कई सौ कंपनियां जो स्टार्टअप के रूप में हैं और कितने उनमें से यूनिकॉर्न बन चुकी हैं। तो मोदी जी 400 पार भाई देखिए कर जाएंगे। वो तो अब समय बताएगा, बट जिस हिसाब से ओपिनियन पोल्स वगैरह दे रहे हैं वो तो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कर रहे हैं। संदेश खाली को जिस तरह से पुश करना चालू किया है भाजपा ने, और नरेंद्र मोदी भी 2 दिन गए हैं अभी पिछले 1 सप्ताह में बंगाल, कल भी जाके विक्टिम से मिले। उन महिलाओं ने मतलब जितनी भावुक वो मतलब बता रहे थे, भाजपा के सूत्र जो हैं वो बताते हैं कि बहुत ही भावुकता से वो मिले। तो हो सकता है संभव ये लोग सीरियस हो उनको न्याय दिलाने के लिए, बट उसका क्या इम्पैक्ट देखते हो? अभी शाहजहां भी फाइनली पकड़ा भी गया, और जिस हिसाब से वो पहले जब पकड़ा गया था, जैसे वो यूं करता हुआ चला था, और जो कल चला है वो उसकी चैया मुद गई। मेरे को लग रहा है वो इनोवा में बिठा के बहुत सूता है भाई, बहुत पकड़ के मार चलना पड़ रहा है। और इनोवा में गाना बज रहा था, क्या हुआ तेरा वादा दे दे डंडे पे बिठा दिया कल। तो भाई उसका तो इम्पैक्ट, और ये जो बाहुबलियों को पीटने का जो इम्पैक्ट होता है ना उस एरिया में, वो गजब होता है। और सुन का जो मयार तो ये इसकी पुरानी स्पीचेस भी वायरल हो रही हैं अभी, है ना? तो धमकी दे रहा था कि मेरा बाल नहीं, उनका बॉल पकड़ के ले गई, ग्रैब्ड बाय बॉल्स। तो शाहजहां के साथ एक दूसरी चीज ये भी है कि अभी कल मेट्रो का जब उद्घाटन करने गए बंगाल में, तो भयंकर भीड़ थी मोदी जी को देखने के लिए। और इसका इम्पैक्ट आप ममता के स्पीच में देख सकते हैं। 3 बजे ममता ने एक वीडियो निकाली थी, इसीलिए वो सुबह चल रहा है मोदी जी के पास इतनी भीड़ आ गई, कागज लेके ना कि दिखा देंगे जॉन गॉर्जन रैली या ऐसे ही कुछ होने वाला है। तो वो 10 तारीख को उन्होंने एकदम से आनंद फानंद में रैली अनाउंस की कि हम भी करेंगे भाई, हम भी दिखाएंगे इनको, भीड़ दिखाएंगे, ऐसा वैसा। तो वो जो एक होता है ना कि यार ये तो अंडरकरंट कुछ है, वो ममता को दिखने लगा है। ये मेरा आकलन है, आप लोगों का डिफरेंट हो तो ये आकलन अब ये उड़ीसा में भी सेम आकलन है, तभी उन्होंने जो गठबंधन है बीजेडी ने वो कर लिया है। और ये कहीं ना कहीं और उड़ीसा बंगाल आसपास है ना, वो बिहार उड़ीसा बिहार हो बंगाल, गया। तो ये रिपल इफेक्ट, त्रिपुरा रिपल इफेक्ट होता ही है। त्रिपुरा में देख लो। बाकी मुझे भी ये लगता है कि संदेश खौली का जो इंग्लैंड 218 पे 9 विकेट गिर गया यार। अरे चले हाँ हाँ जी, विषयांतर हो गया। मैं तो ज्यादा होने वाला था इस पर। ये क्या हो गया? मोदी जी जीत गए क्या? सीट दिलवा दी इन्होंने। हाँ, तो मुझे भी ये लगता है कि ये एक मुद्दा बीजेपी को एकदम, जैसे कहते हैं ना, न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, सेब आके गिर गया, उसने उसका तो मुझे लगता है प्लेटर पे मिल गया है बीजेपी को, और उसका वो फायदा उठा रही है। और न्याय तो होता ही हाँ, देखो वो पॉलिटिक्स ही हो रही है, वो तो सबको पॉलिटिक्स होनी भी चाहिए। अगर पॉलिटिक्स नहीं होगी तो न्याय भी नहीं होगा, और लोगों में विश्वास भी नहीं जाएगा। जिस तरीके से इलेक्शन के बाद में ये लोग एकदम न्यूट्रल हो गए थे, तो वो चीज अगर अब दिखाई दे रही है तो लोगों में एक विश्वास जगेगा। और भले ही चाहे वहाँ गुंडागर्दी बहुत हो, पहले भी उन्होंने नारे दिया कि चुप्पे चाप कमल छाप, आप मत दिखाओ सामने आकर के कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, बट आप दो। और ये जो महिलाओं वाले जो मुद्दे होते हैं ना, ये केवल बंगाल में ही नहीं, ये सीमावर्ती आसपास के जितने राज्य हैं और इवन हमारी तरफ के भी कि ये महत्वपूर्ण है मुद्दे कि एक वो विपक्ष जो इंडिया अलायंस में जा रहा है और वो महिला जो अपने महिला होने के बावजूद अपने स्टेट के अंदर इस प्रकार के अत्याचार नहीं रोक सकती, तो कल क्या होगा भाई? एक सत्ता को भोगने वाले इतने सारे लोग हैं। मैं तो कई बार ये भी सोचता हूं कि लोगों के दिमाग में ये बात भी आएगी कि वहां प्रधानमंत्री बनेगा कौन। ये सोच करके भी मोदी की तरफ लोग जाएंगे कि भाई चलो ठीक है, स्टेट इलेक्शन में जो भी कुछ होगा, पर इन इलेक्शंस में तो कम से कम, क्योंकि हम लास्ट टाइम ये बात करते ना कि अगर अलायंस हो गया 5 पार्टियों का, 5 में से एक ही कैंडिडेट खड़ा हुआ तो 4 वाले बगावत करेंगे, वो तो है ही है। लेकिन ये भी आएगा क्योंकि राहुल बनेगा नहीं, ममता को इतनी सीट मिलेंगी नहीं। और मैं तो अभी वो देख रहा था आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो तो यार क्या मतलब ओवरवेल्म हुआ जा रहा है। हाँ, मतलब आप तो नीतीश कुमार की बात कर रहे थे, वो तो चलो इनके साथ में आ जाकर रह भी चुका, लेकिन वो बंदा तो जो कांग्रेस का सीएम है, वो कह रहा है कि आप हमारे बड़े भाई हैं, आपके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। तो वो जो चीजें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी की जो छवि है, जो एक एज अ प्राइम मिनिस्टर जो कैंडिडेट और उसका चेहरा है, वो मतलब अनबीटेबल है, उसके सामने कोई टिकने वाला है नहीं।
रही बात संदेश खाली की, तो मैं फिर से उसी बात कहूँगा कि ये जो छोटी छोटी आवाज़ें हैं हमारे आपकी, ये आवाज़ें थी जो वहाँ तक पहुँची, और आज जो वहाँ प्राइम मिनिस्टर जाकर खड़े हुए हैं, नहीं तो वहाँ की सरकार ने तो बैरिकेड लगा देते। आपने देखा होगा ना कि उन्होंने तो अंजना ओम कश्यप तो बाहर से ही बहुत दूर ही उनको रोक दिया गया था वहाँ। नहीं, श्वेता सिंह को, और वो फिर जा जाकर यूं जालियों से बाहर से इंटरव्यू ले रही है, छिप के उन लोगों को काम करना पड़ा। तो अंदर की खबर कभी बाहर आती ही ना, सोशल मीडिया की वजह से ही ये वहां तक पहुंचा है। और रही बात इनका कि भाई पॉलिटिक्स होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं कि इनको थोड़ा और ज्यादा डिफेंसिव ऑफेंसिव जो होना हो जाए। और जो शाहजहां को पकड़ा गया है, यहां से एक मिसाल पैदा होनी चाहिए। जैसे योगी जी ने कहा था ना अभी कि हम जो पनिशमेंट देते हैं तो मिसाल पैदा होती है, तो यहाँ इनको ये करना चाहिए कि ये मिसाल बने, तो लगे कि हाँ भाई स्ट्रांग है। आप चाहते हैं कि उसके काले पिछवाड़े की वीडियो रिलीज होवे जो नीला पड़ जाए, तेल पिला के लाठी, काला साला नीला पड़ेगा, दिखेगा कैसा? लेकिन काला नीला पड़ेगा तो ज्यादा पिटाई करनी पड़ेगी। अच्छा, ज्यादा करनी नीलापन लाने के लिए ज्यादा करनी पड़ेगी, तो फट्टा बजाना पड़ेगा, तो वो करना चाहिए। और डिक्टेटर हैं तो हाँ भाई हैं। भाई मेरे को तो कई बार ये भी लगता है कि 2 सीट बंगाल में सागरिका घोष बढ़वाएगी। नहीं, सागरिका जी तो बढ़वाएंगी ही। हमारा अगला क्या था, हाँ, अंबानी जी की शादी पे आप लोग जो है वामपंथी जो जल रहे थे, तो उस पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। क्या जल रहा है उनका स्थान विशेष? वही जहाँ सूर्य नहीं चमकता। हाँ, तो इस पे ये जो मतलब मैंने अपना वीडियो एक बनाया था, उसमें मैंने वामपंथियों के लिए बोला था कि इनको पैसे से समस्या नहीं, इनको दूसरों के पैसे से समस्या है। अपना तो साला बेटा कहीं विदेश में पढ़ रहा है, अपना मालबोरो। हमारे एक मास्टर साहब हुआ करते थे किरोड़ीमल में, अभी भी शायद जीवित ही हैं। उनको मैं देखता था, डिपार्टमेंट में आते थे, खद्दर का झोला, लाल चाय और बीड़ी पीता था वो आदमी। और उस आदमी के बारे में हमारे उनके एक कलीग थे, हमारे टीचर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो बोलते थे, हम बोलते सर वो देखे, बोला अरे साला ये सब पार्टी में जाता है, बोलता है मालबोरो है मालबोरो, और वहाँ कॉफ़ी पिए के साले बढ़िया वाला, दारू भी एकदम ब्रांडेड। अंबानी के विषय पे ना 2-3 चीज़ों पे मेरे को बड़ा मजा आया। एक, उसने जब रिहाना बुलाई, फिर दिलजीत भी बुला लिया, और यही दोनों जो थे वो गाली दे रहे थे, तीनों खान भी बुला लिए, मियां खलीफा ही रह गई बस। पर कुछ लोगों को बुलाया लेकिन पता नहीं चला होगा। आगे भी हो सकता है, उनकी परफॉर्मेंस को स्टेज पे देने वाली नहीं है ना, स्टेज तोड़ने वाली है। तो इसके बाद फिर अगला मजा आया जब प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया। हाँ, क्या मजा ही, मतलब उसमें भाई कह रहा है कि वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, साला तुम एक केस का लाखों में 50-50 लाख तक भी ले लेते होगे, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। मतलब बड़े वकील हैं, बाकी औकात 1 रुपए वाली ही है। तो ये जो हुआ, भाई तुम्हें क्या दिक्कत है? वो नचा रहा है, किसी को भी नचाए, तुम्हें क्या लेना देना? तो हाँ, इनके घर के किसी को नचा देता बिना पैसे दिए, समझ में आता है कि हाँ भाई, फिर तो हम भी नाराज हो जाएंगे। भाई किसी के भी घर की बिटिया को, इतना बड़ा कोई लॉयर हो या जज हो, उसकी बिटिया को नचा दोगे, पैसे नहीं दोगे, तो फिर तो मैं उनके साथ होता। लेकिन साला ना तुम्हारी बेटी नचाई, ना तुम्हारा पैसा, मतलब ऐसा ही होता कि हैक कर करे जियो ऐप से प्रशांत भूषण का पैसा निकाल लो साला, ना तुम खुद नचाए। हाँ, ना तुम खुद नाचने गए साला, लौंडा नाच यहाँ हो रहा है। तो बात भी थी कुछ। तो हमें समझ में ये नहीं आया कि प्रशांत भूषण जी को प्रॉब्लम हुई कहाँ, क्या दिक्कत है आपको? प्रॉब्लम वही है कि दूसरे के पास साला इतना पैसा कहाँ से आया। हम भी रिहाना ना सही, मियां खलीफा को तो बुला ही सकते थे। उनके लिए इन्होंने इतनी बैटिंग करी, रीट्वीट को, मतलब उनके ट्वीट्स को रीट्वीट करा, लाइक करा। ट्वीट्स को ही नहीं, ट्वीट्स में WWE को हटा के कोई एक और वावेल यदि आप लगा ले तो उसको भी वो कर सकते थे, ट्विस्ट जो भी है। लेकिन मैं कहूँगा कि देखो, जो कुछ अंबानी की शादी में हुआ है, उससे ज्यादा ब्लॉकबस्टर मुझे हमेशा वही क्लिप लगती है जिसमें उसके ऑफिस में उसका दया थप्पड़ बजाया गया। वो वीडियो मतलब आज तक तो अजीत भाई की बात को मैं थोड़ा सा पूरा कर देता हूँ। वो बेसिकली टिट फॉर टैट बोलना चाहते थे। टिट फॉर टैट, वो करने का, टिट फॉर टैट हो गया। और क्या इनडायरेक्टली कुछ और बात हो रही थी क्या? नहीं, डायरेक्टली ही बोलिए, आप बोलिए, आपका कैमरा चालू है।
मैं तो बस इसी बात को कहना चाहूंगा कि मुझे एक चीज का दुख है कि योगेंद्र यादव नहीं नाचा वहाँ उसका। अरे वो तो महंगा आदमी है साला, हाँ मीठा। हाँ मीठा वो, तो वो एक दुख है। बाकी ये कम्युनिस्टों का तो भाई यही है। एक आरफा खानम का भी इस चीज पे ट्वीट आया था कि आरपा साला कहीं न घूम फिर के आई जाती है वही दुबा में, उसकी एंट्री हो ही जानी है कभी ना कभी। तो इस बंदी ने भी ट्वीट किया हुआ था इसी टाइप से कि भाई ये अंबानी की शादी हो रही है और वल्गर डिस्प्ले, तो उसने बोला था, इसने भी कुछ आईटी सेल वाईटी सेल पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। तो अच्छा पीआर था, वो तो पीआर था भी एक्चुअली। साला पैसा है उसके पास, पीआर करवाएगा भाई, करना चाहिए। कुछ लोग प्यार करके पैसा कमाते हैं, पीआर में पैसा खर्च कर देते हैं। इनके दुख ही अलग है। कोई अपनी शादी ढंग से कर रहा है उसमें भी दुखी है, वो अपनी मेहनत से पैसे कमा रहा है उसमें भी दुखी है। तुम कमा लो भाई, तुम्हें किसने रोका है। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि भाई इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसके जो आने वाले लोग हैं, हम भी घरों में अगर शादी करेंगे अपने औकात से ज्यादा करते हैं साला, करते हैं ना कि मेहमान जो आएंगे उनकी मेहमान नवाजी होगी, उनका ये करेंगे वो करेंगे, तो हर एक व्यक्ति करता है जिस पर लाखों करोड़ हैं, तो वो कुछ 100 करोड़ रुपए खर्च करके सोचता है कि हमने बहुत कम में निपटा दिया भाई। मुझे एक पॉइंट लगता है कि जो डिस्प्ले ऑफ वल्गर डिस्प्ले ऑफ कैपिटल नहीं है, ये जो डिस्प्ले ऑफ हिंदुइज्म है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम लगती है मेरे को। आप देखो किस प्रकार से अन्नदान है, राम जी के 51,000 लोगों को अन्नदान किया गया, अन्नदान किया उससे पहले, और वो लोग खुद जाकर इस चीज को कर रहे हैं, जो कपल है वो भी, और जो ये क्या नाम है अंबानी है, मुकेश अंबानी, सब गए थे उसमें। आई थिंक 14 मंदिर बनवाए गए हैं। 14 मंदिर बनवाए गए, और वो मंदिर ऐसे नॉर्मल से नहीं, अच्छे मंदिर हैं, अच्छे दिख रहे हैं। दूसरी बड़ी बात नहीं, एक और जलन की बात है, राधिका जो है इतनी वो सुंदर है, उससे ये वामपंथियों की और जलती है, क्योंकि ये झटेल जैसी होती हैं, मुंह में साला किसी का दांत में साला काला लगा हुआ है, गुटखा खाने वाले, और देख के जो मैंने बोला, देख के बोला साले वामपंथी हैं। और एक उसका जैसा नाम है वो उतनी ही सुंदर है, इस कारण उनके जलन की और कोई सीमा नहीं। रवीश कुमार कितना हरामीगिरी इस पे किया, उसने हाथी बोला है उसको, मतलब जलन की पराकाष्ठा देखो तुम साला, कि तुम यार तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे घर में कोई ना कोई मोटा होगा, तुम्हारा भाई जो है सेक्स रैकेट चला रहा था, तुम दूसरे को साला वजन को लेके फैट शेमिंग और फलाना, ये इसका मेरे को इतने बड़े पत्रकार समझ में नहीं आई। और फिर इतना अनुभव होने के बावजूद भी अगर वो किसी बच्चे को इस तरीके से ट्रोल करता है या मोक करता है, तो मुझे बेटे की उम्र का होगा, अगर नीचे ही होगा। और उसने ऐसा किया क्या, मुझे आज तक उसका क्या बिगाड़ दिया भाई, वो बंदा इतना नॉर्मल सी बातें करता है, आज तक उसका कोई ऐसा स्टेटमेंट। जय श्री राम बोलता है, सनातन पे हमें गर्व है, उसने कहा हम सनातनी है और सनातनी होने पर हमें गर्व है भाई। इवन शाहरुख खान से उसने जय श्री राम लगवा दिया, कोई इसकी दो बार दिक्कत है। कोई उसकी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है आज तक? नहीं, आई डोंट थिंक। मैंने पूरे परिवार की नहीं है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, तो किसी की भी नहीं है। देखो ये ना राजदीप और वो हर एक के लिए है, इवन जिसने हाथी कह दिया वो उसके लिए भी है। और उसके बाद में, लेकिन मुझे एक थोड़ा सा वो लगा कि जब हमें अच्छा लगा शाहरुख खान को उन्होंने नचाया, वो भी रामचरण तेजा के गाने पे, लेकिन जो रामचरण तेजा को बाद में उसने वो इडली बोल दिया, तो ये इस तरीके की जो मतलब एक विचार है ना इनके बॉलीवुडियों के दिमाग में। क्या होता है, जो तो कास्ट का मुद्दा है, क्षेत्रवाद का मुद्दा है, भाषा का मुद्दा है, मुझे लगता है कि इन सब चीजों से ये जो है ना कहीं ना कहीं रोष पैदा कर देते हैं। आप सिंबॉलिज्म दे रहे हो कि ये इडली है, ये कमाल की बात बताइए इसमें क्या थी। ये वही शाहरुख खान है जो चक दे इंडिया में डायलॉग मारता है, ना मुझे देश का, ना मुझे इसका नाम समझ में आता है, ना उसका नाम समझ में आता है, तू चंडीगढ़ से नहीं है, तू इंडिया से, INDIA, इंडिया, इंडिया बोलो, इंडिया साला, और तुम इडली सांभर कर रहे हो। मतलब अपनी डायलॉग्स याद रखना। नहीं, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही है। RRR बिना किसी PR के चल गई, और इन्हें जो है चड्डी बेच के इनके लोगों ने टिकट खरीदा और ये खरीदवाया दूसरों को, चाहे पठान और अवार्ड ले आए, अवार्ड ले आए। ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। अवार्ड तो क्या क्या देके लोग खरीदते हैं, हमें सब। ऑस्कर की बात कर। अच्छा, और मैं कह रहा हूँ कि मैंने सोचा शाहरुख खान को फिल्म नहीं, ना केवल मतलब 1200 करोड़ कमाए, ऑस्कर लेके आई है, और मतलब पूरे विश्व में देखी जा रही है
कि इवन बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हमने RRR देखने के बाद बाहुबली देखी, क्या इस डायरेक्टर की और कौन कौन सी मूवी है। तो उस तरीके का जो क्रेज है, मैं कह रहा हूँ कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो है इनके अंदर, और वही इनको इस तरीके की चीजें करने के लिए उकसाता है अंदर भाई इसी डायरेक्टर की और एक और फिल्म देखनी है तो मगधीरा भी देख लो। मगधीरा तो मैं सबसे पहले देखी मेरा थी। ही मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को साउथ इंडियन फिल्म्स की तरफ ले Yes, मैंने पहली फिल्म वही देखी और थी। दूसरा है कालजयी मास वाला, वो मेरी जंग वन में आर्मी और डॉन नंबर 1, ये सारी फिल्में जो है ना भाई साहब, वो मतलब साउथ इंडियन सच द ट्रुथ, ओए भाई दाग द स्टेन, कैसे से नाम, हथियार द औजार, इस तरीके से नाम आते हैं उनके। अच्छा द वीपन बोलना था क्या? अच्छा द वीपन बोलना था, औजार। अच्छा ठीक है, कनेक्ट मत करो, 8% ही है केवल। औजार से याद आया कि इधर ये नसीर साहब जिंदाबाद, उस पर भी हमको चर्चा कर लेनी चाहिए कि एक बार नहीं, उसने 17 ट्वीट की श्रृंखला लगाई उसमें कि देखिए हमने कैसे, ये जो उसने दिखाया वो अपने आप को मुझे लगता है एक्सपोज कर रहा है कि तुमने 17 बार इनको बचाने की कोशिश की और 18वें बार भी विधानसभा के गैलरी में वहां पे ये कांड हो जाता है, और तुम्हारी सरकार जिसमें यस चीफ बोलता है प्रियंक खड़गे, वो तुम्हारे सरकार के अंदर काम करने वाली फॉरेंसिक लेबोरेटरी उसने दे दिया फिर भी कि नहीं मैं, तो ये आखिर केटर किसको करता है? इसका वो ऑडियंस कौन है जिसको कह रहा है कि यार साइंस वाइंस से कोई लेना देना, धरती चपटी बा, धरती चपटी बा, तो उधर जाओ गिर जाओगे भाई। तो मुझे लगता है कि वैसे ऑडियंस को कैटर करता है कि नहीं भाई ये तो कोई हिंदुओं की साजिश है, राग की साजिश है। यार देखो इसमें ना 2 मुद्दे हैं। एक तो फैक्ट चेकर बचा रहा है, सो कॉल्ड फैक्ट चेकर बचा रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को, और दूसरा मुद्दा है कि भारत की भूमि पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे, वो पाकिस्तान जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, देने के लिए मात्र है तो आतंकवाद है। तो उस पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भारत की भूमि पर मात्र ये दिखाने के लिए लग रहे हैं कि तुम गजवाए हिंद का सपना संजो के रखो, हम तुम्हारे साथ हैं, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं तुम्हारे साथ, तुम आना जब भी हम होंगे तुम्हारे साथ। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हंस लड़के लिया था हिंदुस्तान, हंस के लेंगे पाकिस्तान, वो आइडियोलॉजी अभी भी चल रही है। लड़के लिया था पाकिस्तान, लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो ये अभी भी उस धर्रे पे चल रहे हैं, वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम साथ हैं। उम्मा पहले देश बाद में। देखो मुझे क्या लगता है कि जब भी ये इस प्रकार की चीज़ें आती है ना, पाकिस्तान जिंदाबाद और ये, तो अब क्या है कि मैं सबको सेम पेंट से तो ब्रश नहीं करूँगा, बट इस प्रकार के नारों का प्रयोग होता रहा है और इनको बचाया भी जाता रहा है। अब प्रश्न यह आ जाता है कि क्या ये जो नारे हैं ये सत्य होते हैं या नहीं। तो इसका मूल्यांकन आप एक चीज़ से करिए, थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। एक बात ये कही जाती है कि भारत का जो मुसलमान था वो पाकिस्तान नहीं किया, उसने भारत को चुना। ये बोला जाता है। घंटा वहां तक ये पहुंचे नहीं, वहां तक इनके पास बस के पैसे नहीं होंगे, बस इस नहीं पॉइंट क्या था कि 1946 में इस देश के भीतर इलेक्शन हुए। उन इलेक्शंस का रिजल्ट आप देख लीजिए, क्योंकि हाँ राइट, क्योंकि पूरे देश के भीतर जो सीटें थी वो 1937 के इलेक्शंस हो या 1946 के इलेक्शंस हो, उनको हिंदू मुस्लिम के बेस पर बांटा गया था। और जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं उनमें 90-95% तक वोटिंग जो है वो मुस्लिम लीग को की गई है। चाहे आप ये सेंट्रल इंडिया देख लो, चाहे मद्रास प्रेसिडेंसी देख लो, चाहे बॉम्बे प्रेसिडेंसी देख लो, चाहे आप बंगाल की साइड में चले जाओ, या फिर कहीं भी आप पूरे भारत में देख लो, हर व्यक्ति ने जो मुस्लिम कम्युनिटी से है उसने मोस्टली मुस्लिम लीग को पाकिस्तान बनवा लेने के लिए वोट दिया है। और ये बात क्या है कि पटेल ने उसके बाद बोली भी है ये बात कि हृदय परिवर्तन कैसे हो गया एक रात में हृदय परिवर्तन कि आपने पाकिस्तान तो बनवा दिया वोटिंग करके, लेकिन आप फिर गए नहीं। तो ये जो कहा जाता है, अब बाद में भाई देखो आप ये मान के चलेंगे भाई ये 70 साल निकल गए हैं, बहुत पानी बह गया है पुल के नीचे से, अब हृदय परिवर्तन हो गया है, उस टाइम जो थॉट प्रोसेस था आज वो थॉट प्रोसेस नहीं है, इस टाइप के आर्गुमेंट कुछ लोग ला सकते हैं तो ले आएँ, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है। और जो ये लोग इस प्रकार के नारे देते हैं वो देते हैं, हमने भी
बचपन में हम सुना करते थे इन चीज़ों को, बट उस अरे ये तो क्रिकेट on मैच जब record होता है, है। ये क्रिकेट तो- मैच जब होता है दिल्ली लगते में हैं। साला हर जगह हाँ, पे अभी गांव से लगे। लेके दिल्ली तक अरे लगता है। पटाखे मैच हारने, अगर भारत पाकिस्तान से मैच हार रहा है तो पटाखे चलते ही। पटाखे होते हैं। आप बेशक कह दो कि करवा चौथ पे चले, पर ये मोहम्मद शामी के पिताजी ने खुद ने कहा है कि हमारे घर में हमारे गांव में जब भारत हारती थी पाकिस्तान से तो वो पटाखे चला करते थे। वो तो जब मोहम्मद शमी आ गया उसके बाद से चीजें चेंज हुई हैं। अब देखो ना, वो बंदा इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है तो अब कौन मना करेगा। ऑन रिकॉर्ड जो चीजें हैं, मैंने भी उसमें 22 तो उदाहरण रखे हैं कि जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और फोरेंसिक जांच ने कहा कि लगे हैं। तो 22 उदाहरण तो वे हैं, और ये तो मैंने अभी ऐड किया है। तो खैर, ये जो एक चीज आपने कही कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बात कही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा उसी टाइम पे कि मुसलमानों को 2 घोड़ों की सवारी नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने क्यों कहा था ये बात कि उस टाइम पे पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां थी उनके साथ भारतीय मुसलमान मिल करके हिंदुस्तान के खिलाफ ही जड़ खोदने का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस टाइम बंटवारा हुआ तो मुस्लिम लीग ने जो क्षेत्र लिया था वो टोटल आबादी के हिसाब से लिया था, उनके रेशो में लिया था। जबकि 3 करोड़ मुसलमान अगली ही जो जनसांख्यिकी हुई थी 51 में, उसमें आया कि 3 करोड़ मुसलमान यहाँ हैं और केवल 75 लाख वहां गए हैं। तो आप ये देखो कि उन्होंने लैंड हमसे ज्यादा ले लिया और वहां लोग पहुंचे नहीं हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों से मुझे ये उम्मीद थी कि कश्मीर के मुद्दे पे तो कुछ बोलेंगे, लेकिन इनकी चुप्पी उस पर भी है। इस कारण से मुझे बार बार शक होता है। तो ये केवल वो जो लखनऊ की आप स्पीच बता रहे हो, वो लखनऊ की स्पीच के बाद भी उन्होंने इस बात पर कई बार जोर दिया कि बंटवारे के दौरान जब हिंदू मुसलमानों को मार रहे थे, गृह मंत्री होने के नाते उन्होंने खुद ने गोलियां चलवाई। दिल्ली में हिंदू लोग पुलिस की गोलियों से मरे थे। उन्हें यह लगा था कि हम लोग बैलेंस कर लेंगे सब चीजें, लेकिन बाद में उनको भी इस बात का बड़ा आघात लगा कि मुसलमान अपनी फितरत से वो नहीं आए बाज। और आज भी अगर हम देखेंगे तो उसने क्या कहा था, क्या नाम था उसका, शकलून, जिसने जो शेरो करके आई थी, बरखा दत्त ने कहा कि ये हीरो नहीं, ये शेरो हैं। अच्छा शीरो, हाँ, लदीदा लदीदा ने क्या कहा था, उसने कहा कि हम तो उन लोगों के वंशज हैं जिन्होंने हिंदुओं का मस्कर किया था। कब? नोआखाली में किया उन्होंने, जो बंगाल हमारी झापी में किया, वो लोग, वो उसने पोस्ट डाली। और हम आपकी जो सेक्युलर नारे हैं हम इनको नहीं लगाएंगे, हमारा अपना नारा है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो जो चीजें हम देख रहे हैं, यहां फैक्ट चेकिंग की बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। बात ये समझो कि 47 का जो माइंड सेट है वो 2024 में भी चल रहा है, और बचाने के लिए अलग अलग जो मोर्चे हैं वहां पर भी लोग बैठे हुए हैं। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इसी संदर्भ में कि ये जो चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई है ना बाद में, ये उसका एक बहुत बेसिक रीज़न ये था कि 1951-52 में जो इलेक्शन हुए हैं, नहीं आई थिंक 50 के दशक में जब यूपी में इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें कांग्रेस को थोड़ा जमीन खिसकती दिख रही थी। मतलब हारने का चांस नहीं था, बट ऐसा होता है ना कि थोड़ी सीटें कम हो सकती हैं। उसमें एक ऐसे व्यक्ति को भी टिकट दिया गया था जो पाकिस्तान बनवाने में आंदोलन कर रहा था। तो ऐसे लोगों को टिकट मिली है एक अपीजमेंट के तौर पे। वक्फ बोर्ड 1955 में इन्होंने ओपन किया, जो कि 1995 में फिर क्या रूप ले लिया उसने। तो ये पूरा अपीजमेंट का एक चक्र जो है इन लोगों ने चलाया है, और उसके बाद ये सारे जो नैरेटिव्स है ना नॉर्मलाइज हो गए हैं। अदरवाइज आप जो पुणे दंगे देखो, अहमदाबाद के दंगे देखो, यानी कि जो मैं 80s की बात कर रहा हूँ, मुरादाबाद की जो घटनाएं देखोगे, यहाँ पर उस टाइम पर भी मुस्लिम लीग एक्टिव थी, और मुस्लिम लीग के जो नेता थे और जो स्थानीय मुस्लिम पार्टियां थी उनके साथ कांग्रेसी लीडर मिल के इलेक्शन लड़ रहे थे। और जानबूझ करके, जो लास्ट टाइम हमने आपने बात की थी कि किस तरीके से हिंदुओं को जो आरक्षण दिया गया था गुजरात के अंदर, जो गुजरात पर जो बढ़ा दी गई थी, और वो हिंदुओं की आपस में लड़ाई को डाइवर्ट करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगे प्रायोजित करवाए थे, तो ताकि उधर की लड़ाई हो। और वो प्रायोजित में भी मुसलमानों ने वही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। तो ये तो क्या है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के इसने बहुत लंबे टाइम तक हिंदुओं का मूर्ख बना करके, और अपनी जो कहते हैं ना कि वोट बैंक की राजनीति है, लोगों को प्रोवोक कर करके अपनी राजनीति यहां तक चमकाई है।
तो कांग्रेस तो उनके पीछे हमेशा रही है। प्रियंका खड़गे का कोई नया उदाहरण नहीं है कि वो उनको सपोर्ट कर रहा है या बचा रहा है। इसमें ना एक चीज ये थी, सरदार पटेल ने नेहरू को एक चिट्ठी लिखी, मतलब बंगाल के संदर्भ में एक चिट्ठी लिखी कि बांग्लादेश में, मतलब जो ईस्ट पाकिस्तान था, वहां से हिंदुओं को मार पीट के भगाया जा रहा था और बहुत तगड़ा मैसेकर चल रहा था वहां पे। और 1949 के आसपास की बात है। तो वहां पे तगड़ा मैसेकर चल रहा है हिंदुओं का, और हिंदू वहां से भाग भाग के यहाँ पे आ रहे हैं। और मतलब उसके ऊपर जो रिपोर्ट बनाई गई वो ये थी कि जो हिंदू थे वो डस्टबिन में से निकाल के कुछ भी जो भी मिल रहा है वो खा रहे हैं, अपनी ही उल्टी में सड़ रहे हैं, और कोलेरा से मरे जा रहे हैं, कुत्तों के बीच में सो रहे हैं, मतलब बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। इसका रीजन भी एक बड़ा भयंकर रीजन बताया था कि जो पंजाब वाला क्षेत्र है, जो बंटवारा हुआ, तो वहां पे जनसंख्या का ट्रांसफर दोनों साइड से हो गया था। पंजाब में हाँ, लेकिन इधर गांधी जी ने होने नहीं दिया। भारत की साइड से, बंगाल में जो हमारा वेस्ट बंगाल है, उस साइड से मुसलमान बांग्लादेश की साइड नहीं गए। गांधी ने एक बवासीर थोड़े छोड़ा, नू मेवात वाला भी उसी का क्या हुआ। तो अब उधर की साइड से जो हिंदू आए मैसेकर के बाद, उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं, क्योंकि जो लोग छोड़ के गए थे उनके घरों में शिफ्ट कर दिए जाते, पर वो हो नहीं पाया, और इस वजह से वो इस हालत में थे। नहीं, उसने फिर सरदार पटेल ने लेटर लिखा नेहरू को कि नेहरू जी, जो मुसलमान हैं जो वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, उन्हें ईस्ट पाकिस्तान भेजा जाए, तभी तो हम जो इन्फ्लक्स हो रहा है इतने हिंदुओं का, उनको रख पाएंगे। तो अपीजमेंट की पराकाष्ठा देखना। अब नेहरू जी ने कहा कि हमें उनको नहीं भेजना चाहिए, हमें हिंदुओं को वहां से लेना बंद कर देना चाहिए। ये बोला है लेटर, उसका लिखित में है, लिखित में है ये। तो नेहरू जी ने कह दिया कि हमें उन हिंदुओं को जिनको वहां पे, जिनका जेनोसाइड चल रहा है और वो भाग के वहां से आ रहे हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। ये नेहरू भाई, एक जबरदस्त बात ये है कि जो हिंदू पाकिस्तान से यहाँ आए, उनकी जमीनों पर मुसलमानों का अधिकार हो गया, लेकिन जो यहाँ से मुसलमान वहां गए ना, उनके जो मस्जिद या उनके जो चीजें बची हुई थी वो वकफ के अंतर्गत आ गई, उसके ऊपर वकफ होगा, तो वो क्यों हिंदुओं को नहीं मिलेगी भाई? तो वहां से जो हिंदू आए हैं उसके लिए अलग से व्यवस्थाएं करी गई। तो ये तो एक ऐसा था कि मतलब पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बना देते ना फिर तो भाई। आज दुर्भाग्य देखिए, आप जो बोल रहे हैं, पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी मजनू का टीला में उसको ध्वस्त करा जा रहा है। वो डीडीए जो है ध्वस्त करने का मतलब कल का ही आया था। किस तरह का साला दुर्भाग्य है। वही तो बंगाल से एक और चीज बात करने को रह गई, उस पर भी जानना चाहूँगा, जस्टिस गांगुली के बारे में, कि वो फैक्टर क्या है, और इस पे दो तरह से, एक तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा, दूसरा ये कि जब इस तरह के लोग डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आते हैं तो उससे, खैर संदेश का तो घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आज के पॉलिटिक्स में, फिर भी फॉर द सेक ऑफ एकेडमिक डिस्कशन आना चाहिए, मतलब नैतिक एंगल जो मॉरली अगर देखा जाए तो इन लोगों को आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पीछे जो इनकी बॉडी ऑफ वर्क रही है, और इनको सीजेआई तक ने सताया है जस्टिस गांगुली को, ये कोई फेक सर्टिफिकेट या ऐसे कोई स्कैम था, उसमें ये था, तो सीजेआई जिसका मतलब टेक्निकली तो ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन ये अनहर्ड अनप्रेसिडेंटेड था कि आप भाई हाईकोर्ट के रोस्टर को चेंज कर रहे हैं कि आप इस पे नहीं बैठोगे अब, ये करके उन्होंने लिया था। और क्यों? क्योंकि इन्होंने टीवी को इंटरव्यू दिया था। तो ये दोनों पे मैं चाहूँगा कि क्या ऐसे लोगों को जॉब करते हुए रिटायरमेंट लेके आना चाहिए। फिर तो इसमें अन्नामलाई भी आ जाएंगे, फिर जो है बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो पूर्व में रहे वो भी है, डॉक्टर जो प्रोफेशन में है, तो खाली ये जज के ऊपर ही ये क्यों आक्षेप लगते हैं? क्योंकि जज, देखो ब्यूरोक्रेट का तो अलग हिसाब किताब हो गया ना। आप ब्यूरोक्रेट जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जो जज का हिसाब किताब है, और ब्यूरोक्रेट ये कर रहा है कि संचालन सही से हो, जज कह रहा है कि जस्टिस सही से हो, उसके एक निर्णय के ऊपर सब कुछ, सारा खेल निर्भर करता है। तो जज का काम अलग है, उस दृष्टि से मेरे ख्याल से देखना चाहिए इसको। मुझे ऐसा लगता है कि एक बेसिक कूलिंग
पीरियड जो है वो दो चीज़ों में होना चाहिए, एक मीडिया के क्षेत्र में, जैसे सागरिका ने बोला कूलिंग पीरियड हुआ 3 साल का, तो एक न्यायपालिका के क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्रों में तो होना ही चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि डिपेंड करता है डिफरेंट फील्ड्स पे। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, वो अचानक से छोड़ के ज्वाइन कर लिया, उसका कोई मुझे प्रभाव पड़ेगा नहीं। एटलीस्ट जो लोग पब्लिक सर्विस में हैं, वही मैं बोल रहा था, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं, उन पे क्वेश्चन हो सकता है। उन पे भी अब क्या है कि डिफरेंट फील्ड्स हैं, कई हैं जिसमें जो फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए नहीं, अब क्या है कि जल विभाग हाँ, जल विभाग है, कोई प्लॉट अलॉट कर रहा है ना, इस टाइप की जितने भी विभाग है उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो कम से कम मुझे लगता है कि मीडिया और न्यायपालिका, ये दो क्षेत्र तो ऐसे हैं जिसमें कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। और बाकी कोई छूट गया हो तो हमारे अंकुर भाई ऐड करेंगे इसमें। देखो ऐसा है कि मेरे हिसाब तो ये कहता है कि भाई बाद में राम मंदिर का जो फैसला था वो देने के बाद में तो राज्यसभा पहुंच गए हमारे पूर्व सीजेआई, तो फिर वही क्वेश्चन होएगा कि दे दिया था। हाँ, बाकी 4 लोग हाँ, आज से 25 साल 30 साल 50 साल बाद जब मूल्यांकन किया जाएगा चीजों का ना, तो ये बड़े हाईलाइट करके ये पॉइंट बोला जाएगा। और मुनव्वर राणा ने कहा कि एक मतलब जो वैश्या होती है उससे भी कम में बिक गया हमारा सीजेआई, ये उसका बयान है। उसके बाद में फिर रजा अकादमी का जो था, उसने कहा कि हमारे साथ में इसमें धोखेबाजी हुई है, बेईमानी की गई है हमारे साथ में, आगे हम और नहीं वो। तो जज, कम से कम जो जज हैं, वकीलों का मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो जज हैं उनका फिर वही है कि सवाल तो एक बार खड़ा हो गई। मैं कहूँगा कि अन्नामलाई को तो इसमें हम नहीं ले सकते। अन्नामलाई ने वर्दी छोड़ने के बाद में जो ग्राउंड पे जाकर मेहनत करी है, मुझे नहीं लगता कि जस्टिस गांगुली वैसे रोड पे निकलेंगे, लोगों से कनेक्ट करेंगे। उनका एक ऑरा है, उसके बेस पे जाकर अगर उनको वोट मिल जाए या पार्टी के नाम पे वोट मिल जाए, वही लोग वो चाहेंगे। हाँ, मीडिया और ज्यूरिडिक्शन इन लेकिन यार मीडिया को इसमें क्यों, मीडिया तो अनरेगुलेटेड है, मीडिया तो गवर्नमेंट कंट्रोल होती नहीं है ना। नहीं होती है, लेकिन जब फिर वही बात है कि अनबायस नहीं रहे फिर ना, फिर कह दोगे एनजीओ वालों को नहीं, ये भी है ना कि एनजीओ भी तो उसी तरह का काम, कुछ एनजीओ तो स्पेसिफिकली पॉलिटिकल चीजों को ही काउंटर करने के लिए या माहौल बनाने के लिए होते हैं, तो वो भी एक एस्पेक्ट है। मुझे एनजीओ का भी लगता है कि एनजीओज में भी बट वही बात आ गई ना फिर कि कई फील्ड ऐसी हैं, बन नहीं सकता। बन नहीं सकता। या तो स्वेच्छा है कि मेरे अंदर से आत्मा जागी और बस। आप जस्टिस के ऊपर, जज के ऊपर एक घड़ी को बोल सकते हो, फिर भी कि मुझे लगता है सेल्फ रेगुलेशन काम कर सकता है, बट वो कौन करता है? कुछ नहीं होता ना ना, हाँ, वो कोई करता नहीं। कुछ नहीं होता। इट इज एज गुड एज नो रेगुलेशन। बस वो कहेगा कि मेरे को आत्मा की आवाज आई तो मैंने छोड़ दिया। पे देख लो ना, सेल्फ रेगुलेशन इस तरह से चल रहा है। आर यू 18+? यस। एक छोटा बच्चा है 8 साल का और वो चला दिया, अब उसमें थोड़ा ना यस नो थोड़ा ही ना आ रहा है, उसमें नहीं आता है, तो उसमें बस ऊपर लिखा गया कि 16+ के लिए। अब बच्चा थोड़ा ना बंद कर देगा, नहीं तो 16+ के लिए छोड़ो। ऐसा नहीं करता है, सही बात है। उसको क्यूरियोसिटी रहती है, यार ऐसा क्या है जो 16+ देख सकते हैं। आज मम्मी पापा नहीं है तो आज मैं देखता हूँ, वो रहता है। रहा नहीं जाता। कितना देर हो गया? 1:26। अब समापन कर देते हैं। अब कुछ और टॉपिक तो बचा नहीं है। सही बात। ठीक है, तो भाई साहब हम लोग समाप्त कर रहे हैं। आप अब्रप्ट एंडिंग है। हाँ, अब्रप्ट तुम एंडिंग लगा ऐसे ही लेना। चलता है। बाकी अपना हाँ एडिटर संभाल लेंगे हमारी अब्रप्ट एंडिंग को भी। तो मैं बाकी दोनों एकेटीके पॉडकास्ट का भारत, ये लोग साले खाली चैनल खोल रहे हैं, इनको और कोई काम नहीं है। फ्रेंचाइजी हम लोग भी ले लेंगे, 1-2 फ्रेंचाइजी हम भी ले लेते हैं। ब्रदर भारती ब्रदर उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, सत्य सनातन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। मैं भी तो 3-4 चैनल खोलूंगा। हाँ खोले, और इनकी पुस्तक आ रही है उसका भी लिंक डाल देता हूँ मैं। इनकी पुस्तक भी जो है आप लोग अवश्य खरीदें। मैंने पढ़ा नहीं है, विश्वास कर रहा हूँ कि अच्छा ही लिखा होगा। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। नहीं, अरे मैं खरीद लूँगा। हाँ फिर ठीक है, थैंक यू। पीडीएफ के बहाने पीडीए कर रहे हैं। तो यही है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय राम जी की।